सभी को गुड आफ्टरनून। प्रेयर स्टार्ट कीजिए। इतनी शक्ति भाई स्टेशनरी वेव की बात चल रही थी। काफी कुछ बातें आपसे हुई कि जब दो एग्जैक्ट सेम टाइप की प्रोग्रेसिव वेव अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हुए सुपर इंपोज होती है इन अ बाउंडेड मीडियम। जब दो एग्जैक्ट सेम टाइप की प्रोग्रेसिव वेव अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है सुपर इंपोज होती है इन अ बाउंडेड स्टेशनरी वेव। और जब स्टेशनों का फॉर्मेशन होता है तो हमने स्टडी किया था कि मीडियम के सभी पार्टिकल वहां पर एक साथ एक्सट्रीम पर पहुंचते हैं, है ना। जब दो वेव सुपर इंपोज हुई थी तो उनका रिजल्टेंट हमने बना के दिखाया था आपको, है ना। वो रिजल्टेंट क्या था कि उसमें मीडियम के अगर देखें और मीडियम के सभी पार्टिकल एक साथ अपने एक्सट्रीम पहुंचते हैं, पर सभी की एक्सट्रीम क्या होती है? अलग अलग होती है। वहां पर एक्सट्रीम मतलब सभी का एम्पलीट्यूड डिफरेंट फंक्शन होता है। सभी मीडियम के पार्टिकल एक साथ एक्सट्रीम पर पहुंचते हैं, एक साथ ही मीन पर पहुंचते हैं, एक साथ एक्सट्रीम पर पहुंचते हैं और एक साथ ही मीन पर पहुंचते हैं, एक साथ एक्सट्रीम पर पहुंचते हैं और एक साथ ही मीन पर पहुंचते हैं। ऐसा वेव का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर सभी एक साथ एक्सट्रीम पर पहुंचते हैं, लेकिन सभी का एक्सट्रीम क्या होता है? अलग अलग होता है। मतलब सभी का एम्पलीट्यूड डिफरेंट डिफरेंट होता है। वहां पर एम्पलीट्यूड पोजीशन का फंक्शन होता है। जैसे जैसे पोजीशन चेंज करेंगे वैसे वैसे एम्पलीट्यूड बदलता रहता है। फिर बोलते हैं एक साथ ही मीन पर पहुंचते हैं। और जब एक साथ मीन पर पहुंचते हैं तो पूरा पैटर्न स्ट्रेट लाइन दिखता है। अगर मैं डायग्रामेटिक बात करूं तो यहाँ पर मैंने बना के दिखाया भी था। दोबारा ये डायग्राम आप सबको अपने नोट्स में बनाना है। पहले नहीं बनाया था तो बना लेंगे। यहाँ पर अगर देखें तो ये t इक्वल्स टू 0 पर स्टेशनरी व्यू पैटर्न है। t इक्वल्स टू 0 पर व्यू बनती है स्टेशनरी ऐसा। और जब स्टेशन यहाँ पर ऐसा बनता है तो ये वायर यहाँ नहीं होगा, ये अपरेंट पोजीशन है। और ये मीडियम के सभी पर अपने एक्सट्रीम पर है। ये अपने एक्सट्रीम पर, ये अपने एक्सट्रीम पर, ये अपने एक्सट्रीम पर, ये अपने एक्सट्रीम। और हमें पता है कि एक्सट्रीम पर वेलोसिटी कितना होता है? 0। तो बताओ ये किधर जाना चाहता है? टुवर्ड द मीन, टुवर्ड द मीन, टुवर्ड द मीन, टुवर्ड द मीन जाना चाहता है। ऐसे ये भी टुवर्ड द मीन अपवर्ड जाना चाहता है। सभी मीडियम के पार्टिकल एक साथ एक्सट्रीम पर होते हैं, पर सभी की एक्सट्रीम क्या होती है? अलग अलग होती है। फिर बोलते हैं कि d इक्वल्स टू t/4 पर टाइम पर हम देखें तो ये पार्टिकल सब एक साथ मीन पर पास होते हैं। मतलब ये भी मीन पर पहुंचते हैं, यानी पूरा पैटर्न कैसा दिखता है? स्ट्रेट लाइन दिखता है। ये पार्टिकल नीचे जाना चाहता है, नीचे जाना चाहता है, और ये पार्टिकल ऊपर जाना चाहता है। एक साथ एक्सट्रीम पर पहुंचते हैं तो एक साथ मीन पर पहुंचते हैं। फिर उसके बाद अगर देखें तो t का वैल्यू t/2 पर स्टडी किया जाए तो ये मीडियम के सभी पार्टिकल एक साथ एक्सट्रीम पर पहुंचते हैं। और ये एक्सट्रीम कुछ ऐसी होती है। ये वापस एक्सट्रीम पर एक्सट्रीम पर एक्सट्रीम पर एक्सट्रीम पर है तो कहां जाना चाहते हैं? टुवर्ड द मीन जाना चाहते हैं। और ऐसे ये टुवर्ड द मीन यहां पर जाना चाहते हैं। और जैसे यहां पर टाइम का वैल्यू सपोज टू बी t/4 हुआ तो मीडियम के सभी पार्टिकल एक साथ मीन पर पहुंचते हैं।
और ये ऊपर जाना चाहता है, ऊपर जाना चाहता है, ये नीचे जाना चाहता है। ये जो पैटर्न मैंने बना के दिया ना, इसको बोलते हैं स्टेज रिव्यू पैटर्न। मतलब ये आप पैटर्न जो बनाओगे अपने नोट्स में तो वहां पर लिख लेना, ये स्टेज रिव्यू पैटर्न है। और इस पैटर्न को लेकर, इस डायग्राम को लेकर एनसीईआरटी एग्जाम्पल में क्वेश्चन है, इसलिए डायग्राम इंपॉर्टेंट है। डायग्राम ध्यान रखना, सभी मीडियम के पार्टिकल एक साथ एक्सट्रीम पर, एक साथ मीन पर, एक साथ एक्सट्रीम पर, एक साथ मीन पर होता है। एक टाइम पीरियड में ऐसा 4 बार ऐसा हो रहा होता है। एक साइकिल में अगर हम स्टडी करें तो ये एक साथ एक्सट्रीम पर, एक साथ मीन पर ऐसा हो रहा है। और ये एक टाइम पीरियड में बनने वाले 4 पैटर्न मैंने आपको बना के दिखाया, ऐसे बनते हैं। इसमें ध्यान से देखो, कुछ पोजीशन ऐसी होती है जहां पर प्रेजेंट पार्टिकल उसका एम्पलीट्यूड बिल्कुल 0 होता है। बताओ यहाँ पर एम्पलीट्यूड कितना है? 0। यहाँ भी कितना है? 0। यहाँ भी कितना? 0। बताओ इस पोजीशन को क्या बोलते थे? नॉड कहते हैं, नॉड कहते हैं, नॉड कहते हैं। और कुछ पोजीशन ऐसी होती है जहां पर एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम होता है, बाकी सबके कंपेयर में मैक्सिमम होता है। क्या बोलते हैं इसको? एंटी नॉड कहते हैं। मतलब यहाँ पर नोड और एंटोन का फॉर्मेशन होता है। पहचानने का तरीका होगा कि जब भी क्वेश्चन में नोड और एंटोन की बात हो रही तो समझ जाना क्वेश्चन किसका? स्टेशनरी व्यू का। किसे बोलेंगे नॉड? वो पोजीशन जहां पर प्रेजेंट बल का एम्पलीट्यूड 0 होता है, नॉड कहते हैं। और मैक्सिमम होता है, क्या कहलाता है? एंटी नॉड कहलाता है। कोई बता सकता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहाँ कितना होगा? वो तो आप बताओ। मैंने दोनों ये जो व्यू बनाया था किससे मिलकर बनी थी? 2 प्रोग्रेसिव से मिलकर बनी थी। कौन सी 2 प्रोग्रेसिव? जो अपोजिट ट्रेवल कर रही थी, याद है आपको? इधर प्रोग्रेसिव साइनसोइडल व्यू, सिंपल हार्मोनिक। तो उसका एम्पलीट्यूड कितना था? 1 का ए, उसका भी कितना था? तो मैक्सिमम कितना होगा? 2a। हम ध्यान रखेंगे यहाँ पर वैल्यू अगर देखें तो मैक्सिमम एंटीनोड पे कितना एम्पलीट्यूड होगा? 2a। ये भी ध्यान रखना है। एंटीनोड की बात करें तो एंटीनोड पर एम्पलीट्यूड की वैल्यू a प्लस ए 2a होती है। एक किसका एम्पलीट्यूड माना हमने? प्रोबेबिलिटी का एम्पलीट्यूड a माना है, तो स्टेशन का एम्पलीट्यूड कितना होगा? मैक्सिमम कितना होगा एंटीनोड पर? 2a होगा। और नोड पर कितना होगा? नोड पर अगर एम्पलीट्यूड की बात करें तो कितना होगा? 0 होता है। a माइनस ए कितना होगा? 0 होता है। कहने का मतलब यहां पर अगर एम्पलीट्यूड वेरिएशन की रेंज दिखे तो कितनी होगी? 0 से 2a होती है। 2a से कभी ज्यादा नहीं हो सकता और 0 से कभी छोटा नहीं हो सकता। हम जब नॉट से एंटीनोड की तरफ बढ़ते हैं तो एम्पलीट्यूड बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। कितना होता है? मैक्सिमम 2a हो जाता है। फिर एंटीनोड से नॉट की तरफ जाते हैं तो एम्पलीट्यूड घटता जाता है, घटता जाता है। कितना होता है? 0 होता है। मतलब मैक्सिमम यहाँ पर एम्पलीट्यूड कितनी होगी? 2a होगी। मिनिमम कितनी होगी? 0 होगी। 0 से कभी कम नहीं हो सकता, 2a से कभी ज्यादा नहीं हो सकता। इस पैटर्न में कभी 2 नॉट एक साथ नहीं बनेंगे, बीच में क्या बनेगा? और 2 एंटीनोड कभी साथ नहीं बनेंगे, बीच में क्या बनेगा? नॉट फॉर्मेशन होता है। मीडियम के सभी पार्टिकल एक साथ एक्सट्रीम पर पहुंचते हैं, लेकिन सभी की एक्सट्रीम क्या होती है? अलग अलग होती है। बोलो। सभी एक साथ मीन पर पहुंचते हैं, सभी एक साथ एक्सट्रीम पर पहुंचते हैं, सभी एक साथ मीन पर पहुंचते हैं। मतलब सभी पार्टिकल ऐसे जंप करते हैं और इस प्रकार से करते हैं कि सभी का साइकिल एक साथ पूरा होता है। एक साथ एक्सट्रीम, एक साथ मीन, एक साथ एक्स्ट्रा मीन, एक साथ सबका साइकिल पूरा करते हैं। मतलब सभी पार्टिकल यहाँ पर ऐसे जंप करते हैं और इस प्रकार से करते हैं कि सभी का टाइम पीरियड क्या होता है? सेम। सभी का फ्रीक्वेंसी क्या होता है? सेम। लेकिन सभी का एम्पलीट्यूड डिफरेंट डिफरेंट होता है। यहाँ पर एम्पलीट्यूड पोजीशन का फंक्शन होता है। जैसे जैसे पोजीशन चेंज करते हैं वैसे वैसे एम्पलीट्यूड चेंज होता जाता है। और देखो यहाँ पर सभी का एम्पलीट्यूड अलग अलग है, इसलिए सभी का बीपी मैक्सिमम भी अलग अलग होता है। बीपी मैक्सिमम समझते हैं? बीपी मैक्सिमम, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। क्या फॉर्मूला इसका? ए इंटू ओमेगा। बताओ ये दोनों का सबका क्या होता है? डिफरेंट होता है कि सेम? सबका डिफरेंट होगा। सबका ओमेगा तो सेम है लेकिन सभी का ए डिफरेंट है, और इसलिए सभी का ए ओमेगा क्या होगा? डिफरेंट होगा। मतलब सभी की एनर्जी क्या होगी? डिफरेंट होती है। सभी मीडियम के पार्टिकल एक साथ एक्सट्रीम पर पहुंचते हैं, पर सभी की एक्सट्रीम पोजीशन सेम नहीं है। सब एक साथ मीन पर पहुंचते हैं, सभी एक्सट्रीम पर पहुंचते हैं, सभी मीन पहुंचते हैं। जब एक साथ मीन पर पहुंचते हैं तो पूरा पैटर्न स्ट्रेट लाइन दिखता है। ऐसा केवल स्टेशनरी व्यू में होता है, कभी प्रोग्रेसिव में ऐसा नहीं होता था। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि सभी मीडियम के पार्टिकल एक साथ मीन पर पहुंचते हैं, इसलिए एक साथ ये स्ट्रेट लाइन यहां पर फॉर्म होता है। पूछते हैं बताइए एक साइकिल में ये पैटर्न कितनी बार स्ट्रेट लाइन होता है? 2 बार। जाते टाइम स्ट्रेट लाइन और आते टाइम स्ट्रेट लाइन। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने बोला एक साइकिल में ये 4 पैटर्न मैंने बना के दिखाए हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे एक साइकिल का जो टाइम होता है वो छोटा टाइम होता है। इतना छोटा टाइम होता है कि हम को नहीं कर सकते कभी। मैं आपसे एग्जांपल लेके बात करूं, मान लेते हैं वेव का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। जिन वेव से फॉर्मूला बन रहा है उसका फ्रीक्वेंसी कितना? 50 हर्ट्ज। तो टाइम पीरियड कितना होगा? 1/50 सेकंड। मतलब ये चारों पैटर्न यहाँ पर 1/50 सेकंड बन गए। आप समझ सकते हैं 1/50 सेकंड कितना छोटा टाइम होगा। 1 सेकंड का 50वां हिस्सा। इसका मतलब ये इतने जल्दी जल्दी बनते हैं कि हम इनको अलग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। मैंने आपको एक टर्म पढ़ा था बीट्स में,
परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग 1/10 सेकंड होता है। वैसे के वैसे परसिस्टेंस ऑफ विजिबिलिटी भी होता है। हम यहां से देखते हैं और हमने क्या देखा हम उसको यहां से समझते हैं। तो देखकर समझने में हमें टाइम जो लगता है वो लगता है 1/16 सेकंड। कितना? 1/16। कहने का मतलब अगर यहाँ फ्रीक्वेंसी 16 हर्ट्ज से ज्यादा हुई तो ये फिनोमेना अलग अलग ऑब्जर्व नहीं कर सकती, बहुत जल्दी जल्दी बनता है। बताओ ये फिनोमेना अगर देखे तो एक साइकिल में बना और साइकिल का टाइम बहुत छोटा है, छोटा इतना छोटा है कि हम इनको अलग अलग ऑब्जर्व नहीं कर सकते। मान लो किसी टाइम पर पार्टिकल एक्सट्रीम पर है और हम देखकर फील करें कि पार्टिकल एक्सट्रीम पर है और देखकर फील करें इतने में पार्टिकल यहां पहुंचते हैं। कहने का मतलब 4 पॉइंट बनते तो ऐसे है लेकिन ये बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं, इतना जल्दी बनते कि हम इनको अलग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। और जब इनको अलग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते तो चारों पैटर्न हमें मर्ज होते हुए, मिलते हुए, मिक्स होते हुए दिखते हैं। और अगर इन चारों को मैं मिक्स होता हुआ ऑब्जर्व करूं तो ये पैटर्न कुछ ऐसा दिखता है। इन चारों को हम मर्ज कर रहे हैं, मिक्स कर। देखो मिक्स कैसे करते हैं। पहला बटन यहां पर ये था, हमने इसको ऐसा बनाया। बोलो भाई, बताओ इस पैटर्न कहां जाना चाहते हैं अभी? टुवर्ड द मीन। ये कहां जाना चाहता है? टुवर्ड द मीन। ये भी कहां जाना चाहता है? टुवर्ड द मीन। बोलो। फिर उसके बाद देखो ये वाला बटन यहां पर स्ट्रेट लाइन ऐसा बना, फिर दूसरा वाला बटन यहां पर ऐसा बना, और फिर तीसरा वाला बटन स्ट्रेट लाइन बना। मतलब इन चारों को अगर मैं मर्ज करता हूं तो मेरे को एक लूप बनता हुआ दिखता है। और ये लूप पैटर्न जो बनता है ना, हम इसी को बोलते हैं स्टेशन पैटर्न। जब मीडियम के सभी पैटर्न एक साथ एक्सट्रीम पर पहुंचते हैं तो हमें लगता है लूप एक्सपेंड हो रहा है, इधर से भी साला नीचे लूप एक्सपेंड हो रहा है। बोलो। और एक साथ जब मीन से क्रॉस करते हैं तो हमें लगता है लूप कोलैप्स हो गया। ये वेव पैटर्न बनता ऐसे है, पर ये इतनी जल्दी जल्दी बनते हैं कि हम इनको सबको मर्ज होता हुआ देखते हैं। और हम जब इसको मर्ज होता हुआ, मिक्स होता हुआ देखते हैं तो हमें लूप बनता हुआ दिखता है। और हमने आपसे कहा भी था ये लूप पैटर्न यहां पर होते हैं अपनी पोजीशन फैलते सिकुड़ते रहते हैं। फैलते सिकुड़ते का मतलब सभी मीडियम पैटर्न एक साथ एक्सट्रीम पर पहुंचते तो हमें लगता है लूप एक्सपेंड हो रहा है, और सब एक साथ मीन से क्रॉस होते तो हमें लगता है लूप कोलैप्स हो गया। ये लूप्स के फॉर्म में हमें ऑब्जर्व होता है और एक साथ एक्सट्रीम पर एक साथ मीन पर पहुंचते हैं, इसलिए हमें लगता है कि ये लूप अपनी पोजीशन में फैलते सिकुड़ते रहते हैं। हम इस पैटर्न को बोलते हैं स्टेशनरी लूप पैटर्न। अब यहां ध्यान से देखो, पूरे साइकिल में कुछ ऐसी पोजीशन है जो बिल्कुल भी नहीं हिली डुली। कितना डिस्प्लेसमेंट है इसका? यहां भी कितना है, यहां भी कितना है, यहां भी कितना है। इसका मतलब ये पोजीशन यहां पर ऐसी है जो पूरे साइकिल में बिल्कुल भी हिलती डुलती नहीं है। क्या बोलते हैं इसको? नॉट पोजीशंस कहते हैं, इसको नॉड कहते हैं, इसको नॉड कहते हैं। और इसको क्या बोलेंगे? एंटी नॉड कहते हैं। यहां पर इसको एंटी नॉड। और मैंने आपसे बोला कि एक साइकिल में मैंने 4 पैटर्न यहां पर बनाए और चारों को मर्ज किया तो हमें ऐसा दिखता है। पर मैं आपको बता दूं इसके बीच में हजारों पैटर्न और बन रहे हैं। आप बताओ ये किस टाइम पर था और ये किस टाइम पर था? तो क्या T/4 से टाइम छोटा नहीं होता? होता है। T/8, T/16, T/24, T/32, T/64 नहीं होता? तो इसके बीच में भी हजारों वेव पैटर्न और बन रहे हैं। अगर उनको बना के दिखाऊं तो देखो ऐसे बनते हैं। T/0 पैटर्न कहां पर है? एक्सट्रीम पर है ना। ये कहां जाना चाहता है? ये कहां जाना चाहता है? तो कुछ मोमेंट के बाद अगर देखें तो ये पैटर्न थोड़े नीचे आ जाते हैं ऐसे, और ये थोड़े ऊपर आते, तो ये नीचे, ये ऊपर, एक नया पैटर्न बन गया। फिर थोड़ा और ये नीचे, और ये और थोड़ा ऊपर, ये पैटर्न यहां पर ऐसा बनता है और ये ऊपर ऐसा बनता है। थोड़ा ये और नीचे, तो ये और ऊपर, थोड़ा और नीचे, और ऊपर, थोड़ा और नीचे, और ऊपर, थोड़ा और नीचे, ओ ओ ऐसा बनता है। इनके बीच में अगर देखें तो हजारों बटन यहां पर ऐसे बनते हैं, लूप ऐसे बनते हुए दिखते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल है, आपने कभी करना हो तो कर लेना। कपड़े सुखाने की रस्सी सबके घरों में है, उसको टाइट करना, प्लग करके छोड़ना, दूर खड़े हो जाए। आपको ऐसा लगेगा वहां पर एक स्ट्रिंग नहीं, बहुत सारी स्ट्रिंग्स ऑसिलेट कर रही है। पर क्या बहुत सारी स्ट्रिंग्स होती है क्या? वो स्ट्रिंग तो एक ही होती है, पर उसके अंदर बनने वाले बहुत सारे व्यू पैटर्न है जो मैं बनते हुए देखते हैं बहुत जल्दी जल्दी बनने की वजह से। तो होता ऐसे है अलग अलग, लेकिन ये साथ हम अगर इनको देखें तो बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं। तो इनको एक साथ बनना हुआ देखते हैं तो ऐसा लूप बनता हुआ दिखता है। हम इसको बोलते हैं स्टेशन पैटर्न। फिर यहां पर ध्यान से देखो, कुछ पोजीशन है ना, यहां पर देखो ये नॉड एंड बन रहे होते हैं। जहां जो नॉड एंड यहां पर बन जाता है उनकी पोजीशन फिक्स होती है। इस पूरे पैटर्न में अगर यहां पर नॉड बन गया तो जब तक ये वेव बनता रहेगा यहां हमेशा क्या बनेगा? नॉड ही बनता है। मतलब यहां नॉड एंड बनते हैं, उनकी पोजीशन फिक्स होती है, कभी बदलती नहीं है। और जब इनकी पोजीशन फिक्स होती है तो इनका सेपरेशन भी फिक्स होता है। बताओ ये सेपरेशन कितना था? कितना था? ये कितना? ये कितना? मतलब फिक्स हो गया कि नॉड से नॉड का सेपरेशन कितना होगा, और एंटी नॉड से एंटी नॉड का सेपरेशन भी कितना होगा? लैम्डा बाई 2 होता है।
स्टेशनरी वेव पर में ध्यान रखेंगे दो कॉन्जुगेट नोड के बीच का सेपरेशन या टू एंटी नोड के बीच का सेपरेशन यहाँ पर जो होगा वो कितना होगा, लैम्डा बाई 2। अगर मैं आपसे बोलूं नोड टू एंटी नोड या एंटी नोड टू नोड, लैम्डा बाई 4 होता है। इससे पहले हमने पढ़ी थी वेव, कौन सी, प्रोग्रेसिव वेव। बताओ किस फॉर्म में चलती थी, क्रैश टू ट्रफ में, बोलो। तो क्रैश से क्रैश डिस्टेंस कितना था, ट्रफ टू ट्रफ कितना था, कंप्रेशन टू कंप्रेशन कितना था, रेफ्रैक्शन टू रेफ्रैक्शन कितना था, यहां नॉट टू नॉट कितना है, लैम्डा बाई। डिफरेंस से ध्यान रखें, वो प्रोग्रेसिव वेव है, वहां पर सेम सेम टाइम में डिफरेंस कितना होता था, लैम्डा। पर यहां पर ये स्टेशनरी वेव है, यहां पर सेम सेम टाइम में डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाई। वहां अपोजिट टाइम में डिफरेंस कितना था, लैम्डा बाई 2। यहां अपोजिट टाइम में डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाई। नॉट एंटी नोड यहां पर बनते हैं और उनकी पोजीशन फिक्स होती है, इसलिए इनका सेपरेशन भी फिक्स होता है। फिर देखो एक बात और समझे हम लोग, ये दो कॉन्जुगेट नोड्स हैं, या सुनो, उनके बीच के सभी पार्टिकल्स एक जैसा मोशन करते हैं। अगर सब डाउन जाते हैं तो सब डाउन ही जाते हैं, और सब अगर अप जाते हैं तो अप ही जाते हैं। ऑल पार्टिकल्स बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव नोड्स, ऑल पार्टिकल्स बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव नोड्स वाइब्रेट इन सेम फेज। सेम फेज का मतलब सेम डायरेक्शन में ऑसिलेशन करते हैं। सब ऊपर जाते हैं तो ऊपर ही जाते हैं, सब नीचे जाते हैं तो नीचे जाते हैं। और समझाता हूं मैं, बताइए दो कॉन्जुगेट नोड है ये, उनके सभी बीच के पार्टिकल यहां पर सब कहां है, ये एक्सट्रीम पर। अरे सब अपने अपने एक्सट्रीम पर है, सब अपने अपने कौन से एक्सट्रीम पर है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पर कि नेगेटिव एक्सट्रीम, पॉजिटिव एक्सट्रीम पर। ये भी अपने कहां है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पर। ये भी अपने, ये भी अपने, ये भी अपने। और हमें पता है कि पॉजिटिव एक्सट्रीम पर फेज एंगल कितना होता है, पाई बाय 2। तो बताओ इसका फेज एंगल भी कितना है, पाई बाय 2। इसका भी कितना, पाई बाय 2। इसका भी कितना, पाई बाय 2। सब इसका भी कितना, पाई बाय 2। बताओ सब किस फेज में है, सेम फेज। अबे एक्सट्रीम कितना ही हो साला, लेकिन अगर एक्सट्रीम पर है तो फेज एंगल कितना होता है, पाई बाय 2। ये सभी मीडियम के पार्टिकल यहाँ पर एक्सट्रीम पर होते हैं, पर सभी के एक्सट्रीम अगर देखें तो पॉजिटिव एक्सट्रीम में सब सेम फेज में ऑसिलेशन करते हैं। All particles between two conjugate nodes, all particles between two conjugate nodes vibrate in same phase. But एक नोड के दोनों ओर के पार्टिकल, एक नोड के दोनों ओर के पार्टिकल अपोजिट फेज में ऑसिलेशन करते हैं। अपोजिट, डिफरेंट नहीं, अपोजिट। बताओ ये कौन सा एक्सट्रीम है, कौन सा एक्सट्रीम है, इसका फेज एंगल 3 पाई बाय 2 और उसका फेज एंगल पाई बाय 2। बताओ डिफरेंस कितना हो गया, पाई। अपोजिट फेज में ऑसिलेशन करते हैं। एक नोड के दोनों ओर के पार्टिकल, लिखो मत तुम, पहले बात सुनो। एक नोड के दोनों ओर के पार्टिकल अपोजिट फेज में, एक नोड के दोनों ओर के पार्टिकल, दो कॉन्जुगेट नोड के बीच के पार्टिकल सेम फेज में ऑसिलेशन करते हैं। एक बार मेडिकल में क्वेश्चन आया कि एक एंटी नोड के दोनों ओर के पार्टिकल किस फेज में ऑसिलेशन करते हैं, सेम फेज में ऑसिलेशन। एक एंटी नोड के दोनों ओर के पार्टिकल्स, एक नोड के दोनों ओर के पार्टिकल्स, दो कॉन्जुगेट नोड के बीच के पार्टिकल्स सेम फेज में ऑसिलेशन करते हैं। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम ध्यान रखना, आपको इसके बनाया नहीं, और आपको केवल यही डायग्राम बनाना अपने नोट्स में। मैंने दोनों व्यू को सुब्रमण्यम बताया था ना, उसको बना के मैंने ये बनाया था, लेकिन उसको नहीं बनाना क्योंकि हमें यहाँ ये पढ़ने आए हम लोग, तो भूलना नहीं ये स्टेशन। इस डायग्राम को लेकर हमारे एनसीईआरटी एग्जाम में क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखिए। एक साथ एक्सट्रीम, एक साथ मीन, एक साथ एक्सट्रीम, एक साथ मीन, ऐसा होता है स्टेशनरी व्यू। आईआईटी में क्वेश्चन पूछा, ऑब्जेक्ट एक बार सुनना, जवाब देना सब लोग सोचकर। अल्टरनेट लूप्स में, अल्टरनेट लूप्स में पार्टिकल किस फेज में ऑसिलेशन करते हैं, अल्टरनेट लूप्स में। ये पहला लूप, ये दूसरा लूप और ये तीसरा लूप। बोलो, बताओ ये भाई साहब कहां जा रहे हैं, ये कहां जा रहे हैं, ये कहां जा रहे हैं। अब बताओ ये अल्टरनेटिव कौन कौन से हुए, फर्स्ट एंड थर्ड। बताओ किस फेज में ऑसिलेशन करेंगे, सेम फेज। अल्टरनेट लूप के पार्टिकल किस फेज में ऑसिलेशन करते हैं, सेम फेज। एडजेसेंट लूप के पार्टिकल्स अपोजिट फेज में ऑसिलेशन। एक नोड के दोनों ओर के पार्टिकल, अरे बोलो, एक नोड के दोनों ओर के पार्टिकल, एक नोड के दोनों ओर के पार्टिकल, वर्ड्स पे ध्यान दो, बस वापस वर्ड पे ध्यान दो। एक नोड के दोनों ओर के पार्टिकल अपोजिट फेज में ऑसिलेशन करते हैं। एक एंटीनोड के दोनों ओर के पार्टिकल, दो कॉन्जुगेट नोड के बीच के पार्टिकल्स सेम फेज में ऑसिलेशन करते हैं। एडजेसेंट लूप के पार्टिकल्स, अल्टरनेट लूप के पार्टिकल्स क्या होता है, सेम फेज में ऑसिलेशन करते हैं। कहने का मतलब यहां पर प्रॉपर्टी पूछते एग्जाम में, ध्यान रखेंगे हम लोग।
और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा था ये ऐसा वेव है जो मीडियम में प्रोग्रेस नहीं करता, अपनी पोजीशन में स्टे करता है। ये ऐसा वेव है जिसमें एनर्जी का प्रोपेगेशन नहीं होता। तो देखो समझाता हूं, बात तो सुनना। ये वेव जब बनती है तो लूप्स के फॉर्म में हमें ऑब्जर्व होती है। ये यहीं पर फैलता सिकुड़ता रहता है। मेरा ये कहना है कि ये लूप यहीं पर फैलता सिकुड़ता रहता है, आगे पीछे मोशन नहीं करता। बोले क्यों? बोले देखो यहाँ नॉट बना है, तो जब तक ये फिनोमेना बनेगा यहाँ नॉट ही रहता। अगर ये लूप आगे जा रहा होता तो बताओ इस नॉट के कुछ देर बाद क्या बनता। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। मतलब हमें यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये व्यू जो बनता है लूप्स के फॉर्म में बनता है और ये अपनी पोजीशन में फैलते सिकुड़ते रहते हैं। ये लूप आगे पीछे मोशन नहीं करता। मतलब ऐसा ये व्यू पैटर्न है जो अपनी पोजीशन में स्टैंड करता है, ट्रेवल नहीं करता, मीडियम में प्रोग्रेस नहीं करता, वहीं पर फैलता सिकुड़ता रहता है। इसलिए इसका नेम दिया नॉन प्रोग्रेसिव व्यू, इसलिए इसको नेम दिया स्टैंडिंग व्यू, इसलिए इसको नेम दिया स्टेशनरी व्यू। और जब ये मीडियम में प्रोग्रेस नहीं करता, स्टे करता है, वहीं पर फैलता सिकुड़ता रहता है, तो इस व्यू का स्पीड भी कितना होता है? 0 होता है। अरे जो वेव प्रोग्रेस ही नहीं करी उसका स्पीड कितना हो? 0 होगा। जो जहां पर बन जाता है नॉन नेटवर्क वो फिक्स हो जाता है, बदलता नहीं है। तो सोचो अगर ये लूप थोड़ा आगे जाता तो यहां पर क्या बनता कुछ देर बाद। लेकिन यहां ऐसा नहीं हो रहा है। कहने का मतलब जो जहां एक बार बन जाता है वो फिक्स हो जाता है। और इसलिए बोलते लूप आगे पीछे मोशन नहीं करते, लूप ट्रेवल नहीं करता, नॉन प्रोग्रेसिव के नेम से जाना जाता है। फिर एक बात और, ये ऐसा वेव फिनोमेना है जिसमें एनर्जी का प्रोपेगेशन नहीं होता। एनर्जी तो होती है यहां पर एनर्जी इन लूप्स में यूनिफॉर्म और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद इस लूप से उस लूप में या उस लूप से इस लूप में एनर्जी का प्रोपेगेशन नहीं होता। बोले हाउ कैन से? बोले ये नॉट फॉर्मेशन की वजह से। आप बताओ यहां नॉट बन रहा है, इसका मतलब यह पार्टिकल बिल्कुल भी ऑसिलेशन, और जब बिल्कुल भी ऑसिलेशन नहीं करता तो बताओ इधर से उधर या उधर से उधर एनर्जी जाने देगा क्या? अपन ने पढ़ा ना प्रोग्रेसिव में एनर्जी कैसे ट्रांसफर कर दी है। पार्टिकल ऑसिलेशन करता है, एनर्जी को आगे बढ़ाता है। और बताओ ये ऑसिलेशन कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। पूरे साइकिल में इसका एम्पलीट्यूड कितना? 0। ये बिल्कुल भी ऑसिलेशन नहीं करता, तो इसकी एनर्जी इधर या इसकी एनर्जी इधर जाने नहीं देता। यहाँ पर व्यूज में एनर्जी होती है, पर ये एनर्जी लूप्स में यूनिफॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद इस लूप से उस लूप में, उस लूप से उस लूप में एनर्जी का प्रोपेगेशन नहीं होता। ये ऐसा वेव है जिसमें एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती। ये ऐसा वेव है जो मीडियम में प्रोग्रेस नहीं करता। हम इसको बोलते हैं स्टेशनरी वेव। इसकी स्पीड कितनी होती है? 0 होती है। ये सब बातें इसकी प्रॉपर्टी कहलाती है। ये सब हम लिखना भी चाहेंगे। लिखना चाहेंगे क्या? तो सबसे पहले काम करते, जो बोर्ड पर मैंने लिखा है ना उसको आप कॉपी में कंप्लीट करेंगे। कुछ पुराना लिखा होगा पहले का, नहीं लिखा हुआ तो लिखना है, और पुराना लिखा हुआ तो उसके साथ अटैच करते हैं। जो जो बातें मैंने लिखी सब लिख लें, और उसके बाद हम लिखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज का क्या होती है। अब लिखना स्टार्ट करना फटाफट। तू तो बैठा है। बन गया? लिख लिया? हेडिंग बनाए प्रॉपर्टीज, और पहला प्रॉपर्टी लिखिए आप सब लोग। इन स्टेशनरी वेव पैटर्न
जिनकी है ना, जिनका डायग्राम कंप्लीट नहीं हुआ साथ में करते रहना बीच बीच में। चारों नहीं बनाए क्या देने? इन स्टेशनरी व्यू पैटर्न ऑल मीडियम पार्ट, ये सब याद भी हो जाना चाहिए आपको। इन स्टेशनरी व्यू पैटर्न ऑल मीडियम पार्टिकल्स, इन स्टेशनरी व्यू पैटर्न all medium particles execute SHM, all medium particles execute SHM of same time period and frequency, of same time period and frequency, but have different amplitudes, but have different amplitudes. Here, इसी में लिखो आगे, here amplitude is the function of position. Here amplitude is the function of position. Here amplitude is the function of position. सही बात है भाई? सभी मेरे के पढ़े यहाँ क्या कर रहे हैं? एसएचएम कर रहे हैं, एक साथ एक्सट्रीम, एक साथ मीन, सभी का साइकिल एक साथ पूरा हो रहा है। बोलो भाइयों, सभी एसएचएम कर रहे हैं, इस प्रकार से करेंगे, सभी का टाइम पीरियड सेम, सभी का फ्रीक्वेंसी सेम, लेकिन सभी का एम्पलीट्यूड डिफरेंट होता है। यहाँ पर एम्पलीट्यूड किसका फंक्शन है? इसका मतलब क्या समझते हैं? जैसे जैसे पोजीशन चेंज करेंगे वैसे वैसे। सेकंड प्रॉपर्टी इसमें लिखे, all medium particles reach at their extreme position simultaneously. पहुंचते हैं ना भाई, all medium particles reach at their extreme positions, simultaneously. Reach at their extreme positions simultaneously, but it is different for different particles. But it is different for different particles. सही है ना भाई? It is different for different particles. Third point. All particles reach at mean position simultaneously. Reach at mean position simultaneously. एक साथ मीन पर पहुंचते हैं ना भाई? Reach at mean position simultaneously. And so it becomes a straight line. And so it becomes a straight line two times. And so it becomes a straight line two times in one cycle. बताया था ना, सभी एक साथ एक्सट्रीम पर पहुंचते हैं, पर सभी का एक्सट्रीम क्या होता है? अलग अलग होता है। सभी एक साथ मीन पर पहुंचते हैं और इसलिए पूरा पैटर्न दिखता है स्ट्रेट लाइन। बताओ एक साइकिल में कितनी बार होता है ये? 2 बार। फोर्थ पॉइंट, positions where amplitude of vibration is maximum. अरे भैया नया पॉइंट है ये, राम कहानी लिख रहा है यार, तू बोर हो जाएगा, पता नहीं चलेगा क्या बोल रहे हैं सर। Positions where amplitude of vibration is maximum. Called as antinode. And minimum
and minimum called as node positions, and minimum called as node positions. ये बात है भाई. मैक्सिमम क्या बोलते हैं? एंटी नोड. मिनिमम को क्या बोलते हैं? नोड कहते हैं. फिफ्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट डाल देना. all particles between two consecutive nodes, all particles between two consecutive nodes, all particles between two consecutive nodes vibrate in same phase, vibrate in same phase, but either sides of node vibrate in opposite phase, but either sides of node vibrate in opposite phase. सही बात है भैया. एक नोड के दो नोड के पार्टिकल क्या होते हैं? अपोजिट फेज में. और नोड दो कॉन्जुगेट नोड के बीच के पार्टिकल सेम फेज. एंड लास्ट पॉइंट एक और लिख गया, 6 पॉइंट. ड्यू टू नोड फॉर्मेशन, यहां नोड बनते हैं ना भाई, तो ड्यू टू नोड फॉर्मेशन, ड्यू टू नोड फॉर्मेशन एनर्जी डज नॉट ट्रांसफर. होता ना, बताया था आपको. ड्यू टू नोड फॉर्मेशन एनर्जी डज नॉट ट्रांसफर. कोमा लगाओ. लूप पैटर्न्स डू नॉट प्रोपेगेट. वो भी आगे पीछे मोशन नहीं करते ना भी. तो लूप पैटर्न्स डू नॉट प्रोपेगेट, loop patterns do not propagate, and so speed of this wave is 0, and so speed of this wave is 0. ये सब बातें मिलाकर के बोलते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज कहलाती है. अब देखो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं. हमने बोला जब भी वर्ड स्टेशनरी वेव आ जाए, स्टेशनरी व्यू, तो हमारे मन में ये 6 बातें आनी चाहिए, इसमें ऐसा होने वाला है, इसको बोलते हैं स्टेशनरी व्यू. अब देखो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते, हम बोलते हैं ये बाय नेचर दो तरह से होती है वेव. एक तो होता है बेटा लॉन्ग, एक होता है ट्रांसफर स्टेशनरी वेव्स. जब दो लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, सुपर इंपोज होती है इन बाउंडेड मीडियम, तो क्या बनेगा? लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव बनता है. और जब दो ट्रांसवर्स वेव सुपर इंपोज होती है, क्या बनता है? ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव. बाय नेचर ये दो तरह से होती है, लॉन्गी एंड ट्रांस. लॉन्गी से बनेगी लॉन्गिट्यूडल वेव बनेगी, और ट्रांस से मिलकर क्या बनेगा? ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव बनता है. हमने 6 प्रॉपर्टी पढ़ी है. ये जितनी बातें मैंने लिखी है पढ़ी हैं, ये सब ऐसे पॉइंट्स हैं जो दोनों प्रकार की स्टेशनों के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो लॉन्गी हो चाहे वो ट्रांसवर्स. मतलब मेरा ये कहना है कि जब वर्ड आ जाए स्टेशनरी व्यू, तो आपके मन में 6 बातें होनी चाहिए कि इसमें ऐसा होने वाला है, इसमें ऐसा हो रहा है. ये सब इसके पॉइंट्स है, प्रॉपर्टीज होती है. लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़े तो लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी व्यू की कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज और होती हैं. वो ऐसी प्रॉपर्टी, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है जो केवल लॉन्गी में होती है, ट्रांस के अंदर नहीं होती. ये 6 प्रॉपर्टी ऐसी जो दोनों में एप्लीकेबल है. लेकिन कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी और पढ़ने वाले हैं, वो केवल किसके लिए एप्लीकेबल है? लॉन्गी के लिए. वो प्रॉपर्टी ट्रांस के लिए एप्लीकेबल नहीं होती. अब जानते हैं लॉन्गिट्यूडल को प्रेशर व्यू कहते थे हम लोग. तो यस, कुछ बातें और ऐसी हैं जो प्रेशर डेंसिटी को लेकर बनाई है, और वो ऐसी बातें हैं जो केवल किसके लिए एप्लीकेबल है? लॉन्गी की प्रॉपर्टीज होती है, ट्रांस के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती. तो नीचे हेडिंग बनाओ फिर, सम एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज, some extra properties only for longitudinal stationary waves. Some extra properties only for longitudinal stationary waves. है ना, ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टी बेटा जो केवल लॉन्गी के लिए एप्लीकेबल. सम एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज ओनली फॉर लॉन्गी स्टेशनरी व्यूज. उसमें पहला पॉइंट लिखेंगे आप, प्रॉपर्टी फर्स्ट वन. इसमें लिखेंगे चेंज इन प्रेशर. चेंज इन प्रेशर ब्रैकेट में ऐसे लिख देंगे, डेल्टा पी. चेंज इन प्रेशर एंड चेंज इन डेंसिटी, डेल्टा रो. लिखो, पहला प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, चेंज इन प्रेशर एंड चेंज इन डेंसिटी आर मैक्सिमम
change in pressure and change in density are maximum at node positions. Change in pressure and change in density are maximum at node positions and minimum at anti-node positions. And minimum at anti-node positions. Change in pressure and change in density are maximum at node positions and minimum at anti-node positions. आप देखो प्रॉपर्टी पढ़कर फील कर सकते हैं कि यार ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो केवल लॉन्गी में एप्लीकेबल है, ट्रांस के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती। देखो प्रेशर डेंसिटी लेकर बनी ना यार, ये प्रॉपर्टी केवल किसमें होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर होती है, ट्रांस के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती। अब देखो उसको समझाता हूं कैसे होता है। ये क्या लिखा अपन ने? चेंज इन प्रेशर चेंज इन डेंसिटी आर मैक्सिमम एट नॉट पोजीशंस एंड मिनिमम एट एंटी नॉट पोजीशंस। कौन सी वेव की बात कर रहे हैं हम लोग? हमें पता है लॉन्गी की ट्रांस, ये बात है तो उसमें होगी सही। तो देखो मैं इसका डायग्राम बना के समझाता हूं, बात को समझेंगे हम लोग, पहले समझेंगे फिर बाद में नोट करेंगे। मान लेते मेरे पास ये डायग्राम मैंने बनाया स्टेशनरी वेव का, लॉन्गिट्यूड स्टेशनरी वेव का डायग्राम बनाया। हमें पता है स्टेशन कोई सी बनेगी, हमेशा नोड एट नोड तो बनेंगे। मैंने बनाया नोड, ये बनाया नोड, और हमें पता है कि दो नोड एक साथ नहीं बनेंगे, बीच में क्या बनेगा? बोले सर एंटी नोड भी बनाना पड़ेगा, बीच में एंटी नोड बना। ऐसे यहाँ भी मैंने बनाया, ये नोड है, यहाँ भी ये नोड है, और यहाँ पर ये नोड है, और हमें पता है कि दो नोड कभी साथ नहीं बनते, तो बीच में क्या बनेगा? एंटी नोड। अब आप बताओ, हमने नंबर 5 प्रॉपर्टी लिखी थी यहाँ पर, क्या थी प्रॉपर्टी 5? कि all particles between two conjugate nodes vibrate in same phase. All particles between two conjugate nodes vibrate in same phase. Vibrate in same phase का मतलब सेम डायरेक्शन में मोशन करते हैं, सब ऊपर जाते हैं तो, और सब नीचे आते हैं तो नीचे ही आते हैं। होता था ना ऐसा यहाँ पर? तो यहाँ भी ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल कि all particles between two conjugate nodes vibrate in same phase. यहाँ पर है ना, दो जो conjugate node है उसके बीच के सभी पार्टिकल्स सेम फेज में ऑसिलेशन करके, मतलब सेम डायरेक्शन में मोशन करते हैं। सब ऊपर जाएंगे तो ऊपर ही जाएंगे, सब नीचे आएंगे तो नीचे जाएंगे। लेकिन आपको एक बात और पता होना चाहिए कि अप एंड डाउन मोशन कौन सी वेव में होता है? ट्रांसवर्स। ये तो कौन सी वेव है? तो यहाँ पर अप एंड डाउन नहीं होगा, यहाँ टू एंड फ्रो होगा। क्या होगा? तो मैं बोल सकता हूं कि दो जो कॉन्जुगेट नोड है उसके बीच के सभी पार्टिकल सेम फेज को ऑसिलेशन करेंगे, मतलब सेम डायरेक्शन में मोशन करेंगे, मतलब सब सेम डायरेक्शन में जाएंगे। सब राइट में जाएंगे तो राइट में जाएंगे, और सब लेफ्ट में जाएंगे तो लेफ्ट में जाएंगे। तो मैं मान लेता हूं कि ये दो जो कॉन्जुगेट नोड है उसके बीच के पार्टिकल सब राइट में जा रहे हैं, तो सब राइट में ही ऐसे जा रहे हैं, सेम फेज में ऑसिलेशन। और एक नोड के दोनों ओर के पार्टिकल, तो अगर ये राइट में जाएंगे तो बताओ ये किधर आएंगे? लेफ्ट में आएंगे, लेफ्ट में आएंगे, लेफ्ट में आएंगे, लेफ्ट में आएंगे, लेफ्ट में। बोलो होगा कि नहीं होगा? अब आप बताओ इस नोड को देखो, इधर से भी मीडियम का पार्टिकल इसके पास आ गया, अरे आ रहा है ना, और इधर से भी मीडियम का पार्टिकल इसके पास आ गया। तो बताओ इस नोड पर नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा हो गए कम हो गए? नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पर बढ़ जाते हैं तो मीडियम का डेंसिटी यहाँ पर क्या होता है? बढ़ जाता है। अरे पार्टिकल बढ़ गया तो मास बढ़ गया ना, मास बढ़ने का तो डेंसिटी यहाँ पर नॉर्मल से ज्यादा होती है, डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। और जब डेंसिटी ज्यादा तो प्रेशर भी क्या होता है? मैक्सिमम हो जाता है। एक नोड के दोनों ओर के पार्टिकल अपोजिट में, अगर ये राइट में है तो ये लेफ्ट में होगा, और जब ऐसा हो रहा है तो ये अपोजिट फेज में है, और जब ऐसा हो रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पर क्या होगा? ज्यादा होता है, तो डेंसिटी प्रेशर यहाँ पर क्या होता है? मैक्सिमम हो जाता है। अब हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि जो पार्टिकल आए हैं वो कुछ मोमेंट के बाद वापस जाएंगे भी तो सही। अरे एक साइकिल में पार्टिकल जाता है तो आता भी तो है, अरे एक साइकिल में पार्टिकल जाता है तो आता भी तो है। तो जो पार्टिकल पहले कुछ मोमेंट के पहले राइट में जा रहा था, वो कुछ मोमेंट के बाद क्या होगा? लेफ्ट में भी आ रहा है। आधे साइकिल में जो पार्टिकल पहले जा रहे थे, रिमेनिंग आधे साइकिल में पार्टिकल लौट के वापस आता है, वापस आता है, वापस आता है, वापस आता है, और ये भी यहाँ पर दूर जाता है, दूर जाता है, दूर जाता है। एक नोड के दोनों ओर के पार्टिकल अपोजिट फेज में है। अरे अपोजिट ये भी होता है और अपोजिट ये भी होता है। एक साइकिल में ये फिनोमेना दो बार होता है, एक बार ऐसा, एक बार ऐसा, जाएगा आएगा, जाएगा आएगा, जाएगा आएगा, ऐसा होगा। जब ऐसा होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए, डेंसिटी क्या होती? बढ़ जाती है। और ऐसा गया तो पार्टिकल दूर चला गया, दूर चला गया, नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो गया? कम हो गए, मतलब प्रेशर भी क्या हो गया? कम, डेंसिटी भी क्या हो गया? कम। अरे रो मिनिमम हो जाता है, प्रेशर भी क्या होता है? मिनिमम हो जाता है। बच्चों एक साइकिल में अगर मैं स्टडी करूं, एक टाइम पीरियड में अगर मैं स्टडी करूं, तो नॉट की पोजीशन पर एक बार प्रेशर डेंसिटी क्या होता है, और एक बार क्या होता है? मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम होता रहता है। एक साइकिल में एक बार मैक्सिमम होता है और एक बार क्या होता है? मिनिमम। मतलब नॉट ऐसी पोजीशन है जहां पर प्रेशर डेंसिटी मैक्सिमम भी होता है, मैक्सिमम भी होता है। तो चेंज कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। चेंज का मतलब होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, और मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस करें तो क्या बचता है? मैक्सिमम बचता। बोलो, आपके पास पॉकेट में 100 रुपीज मैक्सिमम होते हैं और मिनिमम रुपए होते हैं 1 रुपीज। मिनिमम कितना होता है? 1, मैक्सिमम कितना होता है? 100। बताओ चेंज कितना होगा? 99।
तो 1900 के पास है कि 1 के पास है, तो इसका मतलब चेंज कैसा होता है? मैक्सिमम। नॉट की पोजीशन में प्रेशर डेंसिटी एक साइकिल में एक बार मैक्सिमम होता है और एक बार मिनिमम होता है, इसलिए चेंज कैसा होगा? मैक्सिमम। और इसलिए बोलते हैं कि चेंज इन प्रेशर, चेंज इन डेंसिटी आर मैक्सिमम एट एंड है ना नोड पोजीशंस। अब बात करते हैं एंटी नोड की। आपने पूछा ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि नोड के दोनों नोड के पार्टिकल किस फेज में है? अपोजिट में। तो ये भी अपोजिट है और ये भी अपोजिट है। जब ऐसा होगा तो मैक्सिमम और ऐसा होगा तो मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम होता रहता है, इसलिए चेंज कैसा होगा? मैक्सिमम। लेकिन अगर एंटी नोड की बात करें बच्चों, एंटी नोड के दोनों नोड के पार्टिकल किस फेज में? सेम फेज में है। और जब सेम फेज में है तो पार्टिकल जब जा रहे थे तो राइट में जा रहे थे, और जब वापस आएंगे तो क्या होगा? लेफ्ट में होंगे। तो एंटी नोड के दोनों नोड के पार्टिकल सेम फेज में होने की वजह से नंबर ऑफ पार्टिकल में वेरिएशन नहीं आता ज्यादा, केवल डायरेक्शन चेंज होती है। पहले सब कहां जा रहे थे? राइट में, तो अब कहां होंगे? लेफ्ट में। कहने का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल जितने लगभग पहले होते हैं उतने ही बाद में रहते हैं। तो जो प्रेशर डेंसिटी पहले होता है लगभग वही बाद में रहता है, और इसीलिए चेंज इन प्रेशर, चेंज इन डेंसिटी यहां पर कैसा मिलता है? मिनिमम मिलता है 8 एंटी नॉट पोजीशंस। इसका रीजन पूछते, रीजन क्या बताएंगे? बोले नॉट के दोनों के पार्टिकल, नॉट के दोनों के पार्टिकल अपोजिट फेज में। अपोजिट का मतलब होता है कि मैक्सिमम भी होगा मिनिमम, इसलिए चेंज कैसा होगा? मैक्सिमम। पर एंटी के दोनों के पार्टिकल तो सब राइट में तो राइट में है, सब लेफ्ट में तो लेफ्ट में होंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल में ज्यादा वेरिएशन नहीं होता, केवल डायरेक्शन रिवर्स होती है। इसलिए जो प्रेशर डेंसिटी लगभग पहले होता है वही बाद में होता है, इसलिए चेंज कैसा होता है? मिनिमम। रिजल्ट क्या बना कि चेंज इन प्रेशर एंड चेंज इन डेंसिटी आर मैक्सिमम एट नॉट पोजीशंस एंड मिनिमम एट नॉट पोजीशन। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और मेडिकल में कई बार पूछी है। कैसे पूछता? सुनो पहले, पूछूंगा मैं टेस्ट में ऐसे। इन लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स, और पहला ऑप्शन सुनना, प्रेशर एंड डेंसिटी आर मैक्सिमम एट नॉट पोजीशंस। प्रेशर एंड चेंज है ना, प्रेशर एंड डेंसिटी आर मिनिमम एट नॉट पोजीशंस। चेंज इन प्रेशर, चेंज इन डेंसिटी आर मैक्सिमम नॉट पोजीशंस। नन ऑफ दीज। आपको तो पहला भी राइट है। चेंज है ना, प्रेशर एंड डेंसिटी आर मैक्सिमम एट नॉट पोजीशंस, प्रेशर एंड डेंसिटी आर मिनिमम एट नॉट पोजीशंस, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन डेंसिटी आर मैक्सिमम नॉट पोजीशंस। पहला भी राइट है, दूसरा भी राइट है, पर तीसरा मोस्ट राइट है। अबे तीसरा तभी है साला जब दोनों ऊपर वाले हैं। अबे मैक्सिमम भी हो रहा है, मिनिमम भी हो रहा है, तभी तो चेंज मैक्सिमम हो रहा है। तो पहला भी राइट, दूसरा भी राइट, तीसरा मोस्ट राइट। अगर एक आंसर टिक करना तो कौन सा टिक करेंगे? थर्ड। और अगर ऑप्शन में 4 आ जाए ऑल ऑफ दीज, तो फिर ऑल। तो कॉमन सेंस रखना, अगर ऑप्शन में नन ऑफ दीज है तो मोस्ट करेक्ट आंसर कौन सा होगा? चेंज वाला। अरे प्रेशर डेंसिटी तो मैक्सिमम भी होता है और मिनिमम भी होता है, लेकिन चेंज हमेशा मैक्सिमम। बोलो ना यार, प्रेशर डेंसिटी तो मैक्सिमम भी होता है, मिनिमम भी होता है, इसलिए चेंज हमेशा। तो अंडरलाइन कर लेना, चेंज वर्ड इंपॉर्टेंट है यहां पर। चेंज हमेशा क्या होगा? नॉट पर मैक्सिमम होता है। चेंज इन प्रेशर, चेंज इन डेंसिटी आर मैक्सिमम एट नॉट पोजीशंस एंड मिनिमम एट एंटी नॉट पोजीशंस। पहला भी राइट होता है, दूसरा भी राइट होता है, पर तीसरा मोस्ट राइट होता है। अगर एक ऑप्शन टिक करना हो तो थर्ड करेंगे, और अगर ऑप्शन में 4 में अगर दे दे ऑल तो फिर ऑल टिक हो जाता है। कुछ समझ में आ रही है आपको बातें कि छाछ चल रही है? छाछ नहीं, रायता, बूंदी वाला रायता। हाँ बेटा, वो तो चलेगी, उससे क्या मतलब हमें? वो तो प्रोग्रेसिव है बिल्कुल, उसकी बाद ही तो बन रही है वो। अरे यार ऐसे कैसे पॉसिबल है? दो वेव सुपर इंपोज होती है तब बनती है ये सुपर पोजिशन का रिजल्ट है। दोनों होती है तभी तो बात कर रहे हैं हम लोग। ये ट्रांसफर्स की बात कर रहे थे, वो लॉन्गी की प्रॉपर्टी। अरे जवाब, मैं सोच रहा कोई बात पूछा। अच्छा नींद आ रही क्या? हाँ सर नींद आ रही सर। पंखा बंद करेंगे, एसी बंद करें? पंखा बंद कर। कौन जाएगा? कौन वाला जाएगा? तू तो बहुत स्लो है यार, तू जा यार भाई।
ये तो और लेट हो जाएगा ये तो और लेट हो जाएगा। पंखा बंद कर दे कोई सा भी। अब सुनना, ये तो है पहली प्रॉपर्टी। क्या लिखा अपने? चेंज इन प्रेशर, चेंज इन डेंसिटी और मैक्सिमम नोट पोजीशन। ये डायग्राम बनाना अपने नोट्स पे। ये डायग्राम बना के नोट करना है आपको। इस पे सेकंड प्रॉपर्टी लिख। 3 फैन बंद किए उसने। हाँ हाँ ठीक है, बाद में देखते हैं अभी। वो एक काम बिगड़ा क्या होता है अब सुनो मेरी बात है ना, इसके ऊपर ये प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, आपको खुद को समझना है। ये चेंज इन प्रेशर, चेंज इन डेंसिटी और मैक्सिमम एट नॉट पोजीशंस, मिनिमम एट एंटी नॉट पोजीशंस, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ध्यान रखेंगे और इसी पर ये प्रॉपर्टी बेस्ड है। आपको खुद को समझना है। देखिए कैसे समझते हैं आप। स्ट्रेन इज मैक्सिमम एट नॉट पोजीशंस। स्ट्रेन इज मैक्सिमम एट नॉट पोजीशंस एंड मिनिमम एट एंटी नॉट पोजीशंस। भाई हमें पता कि जब भी वो मीडियम में बनती है तो मीडियम में क्या होता है? प्रेशर एक्सर्ट होता है। कौन सी वो पढ़ रहे हैं हम लोग? लॉन्ग व्यू। आपको तो जब मीडियम में चलती है तो मीडियम प्रेशर चेंज होता है। आपको तो इसी प्रॉपर्टी से हमने इसको प्रेशर व्यू भी कहा था। इसका मतलब मीडियम में स्ट्रेस लगता है। जब ये व्यू मीडियम में बनती है तो मीडियम में क्या लगता है? स्ट्रेस लगता है। चेंज इन प्रेशर यहाँ स्ट्रेस का रोल करता है। और आपको पता है अगर स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेन डेफिनेटली होता है। अब हुक ने बताया था स्ट्रेस अगर होता है तो स्ट्रेन डेफिनेटली होता है, भले ही आपको आपकी आंखों से ना दिखे, और होता जरूर है साला। ठीक है ना? तो मैंने आपसे बोला स्ट्रेन इज मैक्सिमम एट नॉट पोजीशंस एंड मिनिमम एट एंटी नॉट पोजीशंस। वो इसलिए बोल रहा हूं कि मेरे को पता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। और इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी व्यू स्ट्रेस को डेल्टा पी लिखते हैं। बताया था बल्क मॉडुलस, इलास्टिक मॉडुलस डेल्टा पी अपॉन बी विद माइनस साइन। नहीं आया था आपको? तो डेल्टा पी बेसिकली यहाँ कौन स्ट्रेस का रोल करता है। तो डेल्टा पी अपॉन है ना, डेल्टा पी स्ट्रेस होती है, डेल्टा पी प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? स्ट्रेन होता है। अब आप बताइए डेल्टा पी ज्यादा कहां होता है? नॉट की पुश में ज्यादा होता है। डेल्टा पी अगर नॉट पर ज्यादा है तो स्ट्रेन भी नॉट पर क्या मिलती है? ज्यादा मिलती है। और मिनिमम कहां मिलती है? एंटी नॉट पर मिलती है। इसी प्रॉपर्टी पर ये प्रॉपर्टी बेस्ड है कि मीडियम में जब ये वेव बनती है तो मीडियम में स्ट्रेन भी नॉट की पोजीशन पर ज्यादा मिलता है और एंटी की पोजीशन पर मिनिमम मिलता है, क्योंकि डेल्टा पी नॉट पर मैक्सिमम होता है और इसीलिए वहां स्ट्रेन भी मैक्सिमम मिलती है। डेल्टा पी एंटी पर मिनिमम होता है, इसलिए स्ट्रेन भी क्या होती है? मिनिमम होती है। स्ट्रेन इज मैक्सिमम एट नॉट पोजीशंस एंड मिनिमम एट एंटी नॉट पोजीशंस। ये दोनों एक ही प्रॉपर्टी है, रिलेटेड है। थर्ड प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लिखो आप पहले, मैं लिख रहा हूं, थर्ड लिखना पड़ेगा मेरे को, बोल नहीं सकते उसको। अरे यार कुछ मतलब दिखा हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट नॉट इनवर्टेड कॉमा पैक करना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट नॉट इज कॉल्ड एज प्रेशर एंटी नॉट एंड displacement anti-node is called as pressure node positions. पहली और दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको समझा दी। बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में आपको बोला गया है कि डिस्प्लेसमेंट नॉट इज कॉल्ड एज प्रेशर एंटी नॉट पोजीशन।
Displacement node is called as pressure anti-node position and displacement anti-node is called as pressure node positions. ये आपके एनसीईआरटी में पीछे क्वेश्चन है, ये पूछता है कि displacement node is called as pressure anti-node, why? तो आप समझाएं उसको, देखिए समझे कैसे करें। बोलो कैसा होना चाहिए, क्या है मतलब इसका एक्सप्लेनेशन? मैक्सिमम, और क्या, यही एक्सप्लेनेशन है और क्या? सुनो मेरी बात, नोड किसको कहते हैं आप लोग? वो पोजीशन जहां पर प्रेजेंट का एम्पलीट्यूड जीरो होता है उसको नोड कहते हैं। नोड मतलब मिनिमा, जीरो साला मिनिमा, और एंड्रो मतलब मैक्सिमम। वो पोजीशन जहां पर प्रेजेंट का एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम होता है, उसको बोलते हैं एंटीनोड। मतलब फील आ जाना जी, जैसे वर्ड आया एंटीनोड तो आपको फील आया, एंटीनोड मतलब मैक्सिमम, नोड मतलब मिनिमा। जैसे पढ़ते हैं ना अपन इंटरफेरेंस पढ़ते हैं, कंस्ट्रक्ट इंटरफेरेंस मैक्सिमा, फील आता ऑटोमेटिकली, सीआई मतलब मैक्सिमा, डीआई मतलब मिनिमा। ऐसे नोड मतलब, नोड मतलब, एंड्रो मतलब किसका मैक्सिमम? एम्पलीट्यूड का मैक्सिमा। किसका मैक्सिमा? किसका मैक्सिमा? एम्पलीट्यूड का। और आपको पता है एम्पलीट्यूड एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट है। किसका क्या है? वो डिस्प्लेसमेंट तो एक प्रकार का। तो हम मैक्सिमम मिनिमा यहां पढ़ते हैं नॉन एंड का मतलब, लेकिन उसका मतलब मैक्सिमम मिनिमा तो होता है, लेकिन किसका मैक्सिमम मिनिमा? डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम मिनिमा। तो ध्यान रखेंगे, नोड और एंड्रोइड की अगर मैं बात करूं और कुछ ना बोलूं तो हमेशा ये किसके करस्पॉन्डिंग माने जाते हैं? डिस्प्लेसमेंट के करस्पॉन्डिंग माने जाते हैं। मैंने बोला नोड, नोड का मतलब कौन सा नोड? है ना, डिस्प्लेसमेंट नोड, जहां पर एम्पलीट्यूड कितना होगा, जीरो होता है, उसको बोलते हैं नोड पोजीशंस। तो अगर मैं नोड एंड्रोइड की बात करूं कुछ ना बोलूं तो किसके करस्पॉन्डिंग मानेंगे? डिस्प्लेसमेंट के करस्पॉन्डिंग मानते हैं। जैसे मैं पढ़ते हैं ना, मैकेनिज्म पढ़ते हैं, एक्सीलरेशन इतना है एक पार्टिकल में, तो कौन सा एक्सीलरेशन? लीनियर, लीनियर एक्सीलरेशन की एंगुलर एक्सीलरेशन? तो जब कुछ नहीं बोला जाता तो कौन सा एक्सीलरेशन मानते हैं? लीनियर। अरे एंगुलर होगा तो मैं लिख के दूंगा आपको, एंगुलर एक्सीलरेशन इतना है, पर कुछ नहीं बोला जाता तो क्या मानते हैं? लीनियर। वैसे यहां भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी वर्ड आ जाए नोड और कुछ ना बोले तो किसके करस्पॉन्डिंग मानेंगे? डिस्प्लेसमेंट के करस्पॉन्डिंग। बोलो भाई, पूरी फिजिक्स में मतलब पूरे व्यू चैप्टर में कहीं भी, मॉड्यूल में, रेस में, एग्जाम में, टेस्ट में, कहीं भी नोड वर्ड आ जाए, एंड्रोइड वर्ड आ जाए और कुछ नहीं बोले आगे तो किसके करस्पॉन्डिंग है? वो डिस्प्लेसमेंट के करस्पॉन्डिंग। वो पोजीशन जहां पर एम्पलीट्यूड जीरो होता है नोड और मैक्सिमा होता है क्या होता है? एंटी नोड। तो किसका मैक्सिमम मिनिमा है? ये डिस्प्लेसमेंट का है ना, डिस्प्लेसमेंट की करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम। अब आप बताओ, मैंने यहाँ क्या लिखा? नोड लिखा, लेकिन आगे कुछ है क्या? तो कौन सा नोड है ये? डिस्प्लेसमेंट नोड। डिस्प्लेसमेंट नोड है। बताओ यहाँ पर प्रेशर चेंज कैसा मिल रहा है? प्रेशर चेंज कैसा मिल रहा है? तो प्रेशर के करस्पॉन्डिंग ये क्या बन गया? एंटी नोड। बोलो। तो हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट नोड पोजीशन जो होती है ना, वो प्रेशर एंटी नोड के नेम से भी जानी जाती है, क्योंकि वहां प्रेशर चेंज का क्या होता है? मैक्सिमम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट नोड इज कॉल्ड एज प्रेशर एंटी नोड पोजीशंस। ये नोड है किसके करस्पॉन्डिंग? यहां पर प्रेशर चेंज कैसा मिल रहा है? तो प्रेशर का क्या हो गया? एंटी नोड। मतलब ये नोड है तो ये एंटी नोड कहलाता है, और अगर ये एंटी नोड है तो प्रेशर चेंज का क्या होगा? मिनिमा होगा, नोड कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड इज कॉल्ड एज प्रेशर नोड पोजीशंस एंड डिस्प्लेसमेंट नोड इज कॉल्ड एज प्रेशर एंटी नोड। अरे ये मिनिमा होता है तो ये, और अगर ये मैक्सिमा होता है तो ये मिनिमा होता है। इसीलिए बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट नोड इज कॉल्ड एज प्रेशर एंटी नोड पोजीशंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड इज कॉल्ड एज प्रेशर नोड पोजीशंस। वो मैक्सिमा होता है तो वो मिनिमा होता है, वो मिनिमा होता है तो वो क्या होता है? मैक्सिमा होता है। फिर भी अगर भूल जाए तो ध्यान रखना, वो नोड है तो वो, और वो एंटी है तो वो मैक्सिमा है तो वो मिनिमा है तो वो मैक्सिमा। मीडियम के जिस पोजीशन में प्रेशर चेंज ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, पार्टिकल हिलडुल नहीं पाता है, तो वहां पर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? जीरो होता है, मिनिमम होता है। तो वो मैक्सिमा है तो वो मिनिमा है तो वो मैक्सिमा है, और इसलिए इन दोनों व्यू में पाई बाय 2 का 50-50 कहते हैं। ये कौन सी व्यू है? लॉन्गिट्यूडल व्यू। दो तरह से लिखते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट फॉर्म में और प्रेशर फॉर्म में। बताओ दोनों में कितना फेस डिफरेंस बोल रहे हैं? पाई बाय 2। क्यों? बोले एक को साइन से दिखाते हैं तो एक को कॉस से दिखाते हैं। हमें पता है साइन फंक्शन जिन वैल्यूज के लिए मैक्सिमम वैल्यू शो करता है, कॉस उसके लिए मिनिमम वैल्यू शो करता है।
अरे साइन जिन वैल्यू के लिए मैक्सिमम वैल्यू शो करता है, कॉस उसके लिए क्या होता है, मिनिमम वैल्यू शो करता है। और इसीलिए एक को साइन फंक्शन से दिखाते हैं, देखो कॉस फंक्शन से दिखाते हैं। मैक्सिमा होता है तो एक मिनिमा होता है, मिनिमा होता है तो एक मैक्सिमा होता है। दोनों में कितना फेज डिफरेंस है, π/2 का फेज डिफरेंस होता है। ये रेस में क्वेश्चन है, पूछता है वो कि दोनों व्यू में फेज डिफरेंस कितना होता है, बोले π/2 का। वो इसलिए होता है, वो मैक्सिमा है तो वो क्या होगा, वो मिनिमा है तो वो क्या होगा। एक को साइन से लिखते हो तो एक को किससे लिखेंगे, कॉस से। इसलिए दोनों में कितना फेज डिफरेंस होगा, π/2 का फेज डिफरेंस होता है। अभी भी समझ में नहीं आया। अरे नोड एंड रूट की बात करें और कुछ नहीं बोले तो कौन सा मानेंगे, बताओ। मैंने ये क्या लिखा है यहाँ, तो कौन सा नोड मान रहे हैं, बताओ। यहाँ प्रेशर चेंज कैसा मिल रहा है, तो ये प्रेशर का क्या हो गया, एंटी नोड। मतलब ये मिनिमा है तो ये मैक्सिमा तो ये, अगर ये साइन है तो ये कॉस है तो ये, दोनों में कितना फेज डिफरेंस होगा, π/2 का फेज डिफरेंस होगा। कहने का मतलब टोटल मिला के ये 4 प्रॉपर्टी होती है, जो ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है जो केवल लॉन्गी में होती है, ट्रांसकेंडर ऐसी प्रॉपर्टी नहीं। इससे पहले कितनी प्रॉपर्टी पड़ी थी, 6 + 4 कितनी होगी, 10 प्रॉपर्टी स्टेशो की प्रॉपर्टी होगी। थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है तो इसके बाहर कभी नहीं जाएगा। वो 6 प्रॉपर्टी हम ध्यान रखेंगे, वो सबके लिए एप्लीकेबल, चाहे लॉन्गी हो जाए, और ये 4 प्रॉपर्टी केवल लॉन्गी के लिए एप्लीकेबल होती है। अभी तक हमने जो पढ़ा है, आपको ये पढ़ा है, ये 2 व्यू है ना, ये व्यू जो स्टेशन 2 तरह से पढ़ा है। एक तो हमने डायग्रामेटिक बताया कि डायग्राम में ये व्यू ऐसे बनती है, लूप्स, और फिर इसकी थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन पढ़ी कि थ्योरेटिकल ये प्रॉपर्टीज की ऐसी होती है। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कौन सी व्यू पढ़ रहे हैं हम लोग, नहीं स्टेशन पढ़ रहे हैं, कौन सी क्या पढ़ रहे हैं, बताओ। ये कब बनती थी, जब 2 एग्जैक्ट सेम टाइप की प्रोग्रेसिव वेव अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई सुपर इंपोज होती है तो बनती स्टेशनरी वेव। तो अगर इस वेव को बनाना है तो हमें 2 एग्जैक्ट सेम टाइप की प्रोग्रेसिव वेव मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन फाइंड करनी होती है। अरे वो होगी तभी तो सुपर इंपोज होगी, तभी तो मिलेगी स्टेशनरी। तो 2 एग्जैक्ट सेम टाइप की प्रोग्रेसिव वेव मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन अगर हमें फाइंड करनी है तो हम फाइंड करते हैं रिफ्लेक्शन से। किससे, रिफ्लेक्शन मेथड। बड़ा आप लोगों ने रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा ना, रिफ्लेक्शन वगैरह भी इसमें भी, अबे ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा। मेरे पास सोर्स से वेव बनाता है, वेव मीडियम में जा रही है और इसी का मैं रिफ्लेक्शन करा देता हूँ। तो जो वेव जाती है वही उधर से लौट के आती है। बताओ, जाने वाली जा रही है, आने वाली उधर से रिफ्लेक्ट होकर आती है, तो दोनों वेव क्या होती हैं, एग्जैक्ट सेम टाइप की वेव होती है, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन होती है। बताओ दोनों का सुपरपोजिशन होगा तो क्या बनेगा, स्टेशनरी। तो स्टेशनरी को बनाना है तो 2 एग्जैक्ट सेम टाइप की प्रोग्रेसिव वेव मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन फाइंड करनी होती है और उसको फाइंड करते हैं रिफ्लेक्शन से। बोलो, रिफ्लेक्शन में क्या क्या, देखो रिफ्लेक्शन जब भी होगा तो वेव की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, जो वेव जाएगी वही लौट के आएगी। लॉन्गी जाएगी तो लॉन्गी लौटेगी, ट्रांस जाएगी तो ट्रांस लौटेगी, नेचर क्या होगी, सेम। जो वेव जाएगी वही लौट के आएगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जिस मीडियम में जाएगी उसी मीडियम में लौट के आएगी। स्पीड भी, स्पीड सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, तो लैम्डा ऑटोमेटिकली, नेचर सेम हो गई, डायरेक्शन रिवर्स हो गई। और मान ले कि रिफ्लेक्शन आइडियल है, एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, तो जाने वाला का एम्पलीट्यूड और आने वाला का एम्पलीट्यूड क्या होगा, सेम। अगर एम्पलीट्यूड भी सेम सेम सब कुछ सेम, तो बताओ ये दोनों एग्जैक्ट सेम टाइप की वेव हो गई। तो दो एग्जैक्ट सेम टाइप की प्रोग्रेसिव अगर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करवानी है, अगर फाइंड करनी है तो हम किससे फाइंड करेंगे, रिफ्लेक्शन। तो हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। अब रिफ्लेक्शन भी किससे होता है, कुछ पता है आपको, रिफ्लेक्टर से होता है। किससे होता है, रिफ्लेक्टर से होता है। किससे होता है, रिफ्लेक्टर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है रेजिडेंट रिफ्लेक्टर, एक फ्री एंड रिफ्लेक्टर। नेम सुना है, रेजिडेंट रिफ्लेक्टर, और एक और होता है फ्री एंड रिफ्लेक्टर। ऐसा रिफ्लेक्टर जो वेव के टकराने से, वेव के इंसिडेंट होने से अपनी पोजीशन से हिलता डुलता ना हो, अपनी पोजीशन पे रिजिड रहता हो, क्या कहलाएगा, रेजिडेंट रिफ्लेक्टर कहलाता है। बोलो, पर ऐसा रिफ्लेक्टर जो वेव के टकराने से, वेव के इंसिडेंट होने से अपनी पोजीशन से हिल डुल जाता है, उसको क्या बोलेंगे, फ्री एंड रिफ्लेक्टर। मैं बोल रहा हूं ये वेव जा रही है, सामने दीवार है, टकरा के लौट के वापस आती है, दीवार हिल जाती है क्या, नहीं हिलती, तो दीवार इसके लिए कैसा होगा, रेजिडेंट रिफ्लेक्टर। तो रिफ्लेक्शन भी रिफ्लेक्टर से होता है। 2 तरह के रिफ्लेक्टर होते हैं, रेजिडेंट और फ्री एयर। ओके, तो बात करेंगे, हेडिंग बनाओ इसके बाद, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। अब रिफ्लेक्शन भी व्यू का पढ़ते हैं, पर व्यू भी 2 तरह से होती है, लॉन्ग इन ट्रांस। दोनों की बात करेंगे।
रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, और उसमें भी दो तरह की वेव, तो पहले बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव का रिफ्लेक्शन, और ये भी दो तरह से होता है। एक तो होता है रेजिडेंट रिफ्लेक्टर, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखेंगे आप, और एक होता है फ्री एंड रिफ्लेक्टर। हम कौन सी वेव का एग्जांपल ले रहे हैं पहले? ट्रांसवर्स वेव। बताइए ट्रांसवर्स वेव का बेस्ट एग्जांपल इस पूरे चैप्टर में ट्रांसवर्स वेव कौन सा पढ़ते हैं? स्ट्रिंग के अंदर वेव, तो वही ले रहा हूं मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक वायर है, वायर के अंदर वेव पल्स जा रहा है, और ये वेव पल्स यहाँ पर वायर में है, और वायर यहाँ पर किसी सपोर्ट से कनेक्टेड है, और ये सपोर्ट थोड़ा सा रिजिड है, टाइटली कनेक्टेड है। वायर इस रिजिड एंड से टाइटली कनेक्टेड है, इतना टाइटली कनेक्टेड है कि टाइटली नॉट बना हुआ है, इतना टाइटली नॉट बना हुआ है कि जब वेव पल्स यहाँ पर जाएगा, उसको धक्का मारेगा तो नॉट खुलता, और अगर ये नहीं खुलता है तो कौन सा बिहेव करता है? रिजिड जैसा बिहेव। बोलो। लेकिन अगर मान लो मेरे पास एक वायर है, इसमें ये वेव पास जा रहा है, और ये वायर यहाँ सपोर्ट से कनेक्टेड है, और सपोर्ट से वायर लूजली कनेक्टेड है, वायर को हमने लपेट कर छोड़ रखा है बस। तो बताओ जब वेव पल्स यहाँ पर जाएगा और इसको जर्क मारेगा, तो बताओ ये यहाँ पर पार्टिकल टाइटली कनेक्ट है क्या? यहाँ नहीं है। तो ये बताओ वेव के प्रेशर से, वेव की पल्स से ऊपर नीचे मूव कर सकता है? नहीं कर सकता। और जब ऊपर नीचे मूव कर सकता है तो उसको बोलते हैं फ्री एंड रिफ्लेक्टर। ये ऐसा रिफ्लेक्टर है जो वेव के प्रेशर से हिलडुल सकता है, हिलडुल सकता है, इसका मतलब इसको बोलेंगे फ्री। कभी कभी इस रिफ्लेक्टर को ऐसे भी दिखाते हैं, वेव पल्स यहाँ पर है और ये वेव पल्स स्ट्रिंग में है, और स्ट्रिंग एक रिंग से कनेक्टेड है। न्यू तो रिंग से कनेक्टेड स्ट्रिंग को रिंग हमने सपोर्ट में लगा रखी है, तो जैसे वेव पल्स यहाँ पर पहुंचेगा तो ये रिंग ऊपर नीचे मूव कर सकता है, और जब रिंग ऊपर नीचे मूव कर सकता है तो ये कौन सा है? फ्री एंड जैसा बिहेव करता है। दिखाने का तरीका हो गया कि जब भी वायर को लपेट ले ऐसे या रिंग दिखा दे तो ये फ्री एंड जैसा शो करता है, और जब भी इससे शेडेड पार्ट दिखा दे और टाइटली नॉट दिखा दे कि टाइटली गठान लगी हुई, नॉट बनी हुई, तो इसको बोलेंगे रिजिड जैसा बिहेव करता है। ओके। अब ये वायर है, रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड है, इसके अंदर वेव पल्स यहाँ पर ये है, और ये वेव पल्स भी यहाँ पर मान लीजिए क्रेस्ट के फॉर्म में है। इसका एम्पलीट्यूड कितना है? बच्चों ये कहने को वेव पल्स से पर कहने को प्रकार की प्रोग्रेसिव वेव को शो कर रहा है जो मीडियम में ऐसे जा रहा है पॉजिटिव एक्स। लिखना मत, बात सुनना। कहने को वेव पल्स से पर कहने को प्रकार की प्रोग्रेसिव वेव जो मीडियम में ट्रेवल करती हुई इस एंड पर इंसिडेंट हो रही है, इस एंड पर, तो हम इसको बोलते हैं इंसिडेंट वेव। क्या बोलेंगे इसको? बताओ इसकी इक्वेशन क्या लिखनी चाहिए? ए साइन सोडियल है तो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होगा। वेव किधर जा रही है बेटा? पॉजिटिव एक्स में, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओके। अब सुनना ध्यान से, वेव बस वायर में है और ये क्रेस्ट के फॉर्म में, जैसे जैसे वेव बस आगे जाएगा वैसे वैसे स्ट्रिंग का पार्टिकल एनर्जी लेकर किधर जाएगा? अबे वायर ना यार, तुम भी क्या कितनी बार समझा दिया यार। बताओ वायर के अंदर वेव बस जा किधर रही है? हॉरिजॉन्टली, तो एनर्जी कहां जाएगी? हॉरिजॉन्टल पर। वायर का पार्टिकल एनर्जी कहां जाएगा? ऊपर 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 ऊपर, और पिछला नीचे आता जाएगा। अब बताओ एनर्जी कहां जा रही है? पार्टिकल कहां जा रहा है? ऊपर। यार समझा तो यार, वीओपी डीओपी परपेंडिकुलर है ना भाई, तो एनर्जी कहां जा रही है? पार्टिकल कहां जा रहा है? ऊपर। ठीक है ना। अब ये वेव बस मोशन करती करती जब यहां पर पहुंचती है, इसका टाइटली करंट पार्टिकल धक्का किधर मारेगा? इसको ऊपर मारेगा ना। तो क्या बताओ ये नॉट खुल जाएगा क्या? अगर ये खुल जाता है तो फिर ये रिजिड नहीं, पर ये टाइटली कनेक्टेड नॉट नहीं खुलता है और ये रिजिड जैसा बिहेव करता है, तो ये कौन सा है? रिजिड होता है। अब आप बताओ वेव पल्स क्रेस्ट के फॉर्म में है, ये धक्का इसको ऊपर मारता है, पर ये रिजिड है, और रिजिड होने की वजह से एक्शन का क्या करता है? रिएक्शन करता है। वेव पल्स ने इसको एक्शन दिया ऊपर की तरफ, तो इसने रिएक्शन, रिजिड होने से रिएक्शन किया दिया नीचे की तरफ, तो इसका पूरा थोबड़ा चेंज कर दिया है। थोबड़े को बोलते हैं इंग्लिश में फेज, अरे बोलते हैं। तो इसका पूरा फेज अपोजिट हो जाता है और वेव लौट के अपोजिट डायरेक्शन डायरेक्शन रिवर्स हो गया, पर फेज भी इसकी रिवर्स हो जाती है। मान लेते हैं रिफ्लेक्शन आया, डिले, एम्पलीट्यूड का लॉस नहीं हुआ, एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, तो जाने वाला का नंबर कितना था? ए, आने वाला कितना हुआ? ए। बस ये गया था क्रस्ट के फॉर्म में, तो क्या बन गया? क्रस्ट के फॉर्म में आया। क्यों? एक्शन का रिएक्शन हो गया। अबे रेजिडेंट था ना भाई, इसने एक्शन किया ऊपर, पर वो रिजिड था, उसने एक्शन की जगह रिएक्शन उसको दिया नीचे की तरफ, पूरा फेज अपोजिट कर दिया। ड्यू टू एक्शन रिएक्शन रिफ्लेक्शन हुआ है अपोजिट फेज। बताओ इसमें मीडियम कौन है? वायर, और ये मीडियम बाउंडेड, आगे मीडियम नहीं, तो व्यू को लौट के आने ही आना।
बच्चों ध्यान रखेंगे, जब भी वेव का रिफ्लेक्शन होता है डायरेक्शन हमेशा रिवर्स होती है। डायरेक्शन की प्रॉब्लम नहीं है साली, प्रॉब्लम है फेज की। यहाँ फेज भी रिवर्स होगा, क्यों? क्योंकि एक्शन का रिएक्शन हुआ है, वेव लौट के वापस आती है, इसको बोल देंगे रिफ्लेक्टिंग वेव। क्या बोलेंगे इसको? बताइए इसकी इक्वेशन क्या लिखनी चाहिए? माइनस कौन बोलेगा? माइनस ए, यहां पर लिखेंगे साइन ओमेगा टी प्लस यहां पर के एक्स। बताओ ये प्लस क्यों हुआ? डायरेक्शन रिवर्स होने से ये क्या चेंज हुआ? फेज। अबे क्रैश था तो ट्रप बन के आ गया ना। दो चेंज होते हैं, डायरेक्शन भी रिवर्स होती है, फेज भी रिवर्स होता है एक्शन रिएक्शन की वजह से। अगर मैं इसको चाहूं तो ऐसा बोल सकता हूं, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस यहां पर पाई। तो जब भी यहां पर वेव का रिफ्लेक्शन होगा रेडियंट से, तो एक्शन का रिएक्शन होने से फेज भी रिवर्स होगी, डायरेक्शन भी रिवर्स होता है। और इसका रिएक्शन है ना, रीजन देते हैं ड्यू टू एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। कभी कभी पूछते हैं पेपर में, यहां एक्शन का क्या हुआ? रिएक्शन, इसलिए फेज अपोजिट हो गया, लौट के वापस। यहां देखते ये वेव बस मीडियम में जा रही है, मान लेते ये भी क्रैश के फॉर्म में जा रही है, प्लस वाई डायरेक्शन में, इसका एम्पलीट्यूड यहां पर ए है, जा रही है वेव पॉजिटिव एक्स और ट्रेवल करती भी इस एंड पर इंसिडेंट होती है। बताओ इसकी इक्वेशन क्या लिखो? माइनस के एक्स। बोलो ना भाइयों, वेव जा रही है, जैसे यहां पर पहुंचती है यहाँ इसका लूजली कनेक्ट पार्टिकल इसको धक्का ऊपर मारता है, तो क्या उसका अपोज करता है? अरे अपोज नहीं करता है, खुशी खुशी ऊपर चला जाता है। लूजली कनेक्टेड ना साला, उसका अपोज नहीं करता। इसका मतलब एक्शन का रिएक्शन, और जब एक्शन का रिएक्शन नहीं होता है तो यहाँ पर फेज कभी रिवर्स नहीं होता। जिस फेज में वेव जाता है उसी फेज में लौट के वापस। अरे वापस तो आना है ना इसको, मीडियम बाउंडेड है, आगे जा नहीं सकता, लौट के तो उसको वापस। यहां पर हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से रिफ्लेक्शन। किसकी वजह से? समझते हैं आप? इसमें जाने का इनर्शिया था, पहले जा रहा था जा रहा था जा रहा था। अगर मीडियम बाउंडेड नहीं होता तो जा रहा होता, पर प्रॉब्लम है कि मीडियम बाउंडेड था तो उसने इसकी डायरेक्शन, जो इनर्शिया का डायरेक्शन था, उसको रिवर्स कर दिया, लौट के वापस। तो इनर्शिया ऑफ मोशन से लौट के वापस आता है, पर इसमें फेज चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक्शन का रिएक्शन नहीं हुआ। वहां फेज चेंज क्यों हुआ? रेजिडेंट था, एक्शन का रिएक्शन हुआ, इसलिए फेज भी अपोजिट हो गया। लेकिन यहां पर एक्शन का रिएक्शन नहीं, तो सेम फेज में वेव लौट के आती है और डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। अब मान के चल रहे हैं कि यहाँ भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, इसका भी एम्पलीट्यूड यहाँ पर ए है और नेगेटिव एक्स में लौट के आ रहा है। तो बताओ रिफ्लेक्टिंग वेव की इक्वेशन यहाँ पर होगा ए और ये होगा साइन ओमेगा टी, यहाँ पर प्लस के एक्स होता है। यहाँ पर दो चेंज नहीं होंगे, केवल क्या चेंज होगा? डायरेक्शन चेंज होगी, फेज में कोई रिवर्स नहीं होगा। इसका रीजन क्या देते हैं हम लोग? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। वेव में इनर्शिया ऑफ मोशन है, उसकी वजह से जा रहा था जा रहा था जा रहा था, लेकिन मीडियम बाउंडेड है, उसने डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, लौट के वापस कर दिया। यहाँ रीजन क्या देंगे? एक्शन रिएक्शन फोर्सेस से फेज रिवर्स हो गया। और यहाँ पर रीजन क्या देंगे? इनर्शिया ऑफ मोशन से गया था, जैसा गया वैसा लौट के आया। यहाँ पर पूरी पूरी एनर्जी लौट के आ रही थी, लौट के आ रही थी। यहाँ पर भी डायरेक्शन रिवर्स हुई, यहाँ भी डायरेक्शन रिवर्स हुई। प्रॉब्लम फेज की, यहाँ फेज रिवर्स हुआ, यहाँ नहीं। ये तो हुआ कंप्लीट रिफ्लेक्शन, हटा दो ना इसको तो। लेकिन कभी कभी है ना ऐसा भी होता है, पार्शियली रिफ्लेक्शन पार्शियली ट्रांसमिशन। आप नोट करो उसको। अभी तक तो हमने पढ़ा कि ट्रांसफर का रिफ्लेक्शन हुआ, कंप्लीट रिफ्लेक्शन, बाउंडेड मीडियम था, पूरी एनर्जी लौट। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ एनर्जी का पार्ट लौट किया है, कुछ energy... इसको बोलते हैं पार्शियली रिफ्लेक्शन एंड पार्शियली ट्रांसमिशन। ऐसा भी क्वेश्चन है मॉडल में एक, एनर्जी का कुछ पार्ट लौट के वापस आ जाए, कुछ पार्ट आगे बढ़ा जाए। तो मैंने देखो एग्जांपल लिया, मेरे पास दो वायर हैं, एक पतला वायर एक मोटा वायर। यहां तो वायर एक ही था और फिर उसके बाद मीडियम बाउंडेड था, तो पूरी एनर्जी लौट के आ गई थी। यहाँ प्रॉब्लम क्या है? यहाँ मीडियम तो है साले, लेकिन अलग अलग है।
ये पतला वायर है, ये मोटा वायर से कनेक्टेड। बोलो। अब पतला वायर मोटा वायर दोनों एक ही टेंशन के अंदर काम करते हैं। टेंशन तो क्या हो गया दोनों में सेम, लेकिन दोनों अलग अलग वायर हैं। है तो वायर साले, लेकिन अलग हैं। दोनों का म्यू अलग अलग है। समझते म्यू क्या होता है? म्यू लीनियर मास डेंसिटी है ना। बताओ इन दोनों का म्यू अलग अलग है, किसका म्यू ज्यादा है? अबे जो वायर मोटा है साला उसका मास भी मोटा होगा, और जब मास मोटा तो म्यू मोटा होगा। जो वायर मोटा होता है उसका म्यू भी मोटा होता है, और जिसका म्यू मोटा होता है उसमें स्पीड छोटा होता है। होता ही नहीं होता यार, तुम बताओ होता है कि नहीं होता है? यार पढ़ा कि नहीं पढ़ा आप लोगों ने? यार सब पढ़ लिया, अभी तो टेस्ट भी नहीं हुआ। तो इसका वायर ये पतला वायर है, इसका थिन वायर कहते हैं बेटा। वायर अगर थिन होगा तो इसका मास कम होगा, इसका म्यू कम होगा। इसका म्यू अगर कम तो यहाँ वेव का स्पीड ज्यादा, और यहाँ स्पीड। अब सुनना बात ध्यान से बच्चों, यहाँ पर ये VT1 है और ये VT2 है। VT मतलब स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, बात ही नहीं प्लीज। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव यहाँ पर 1 है और ये 2। हम बताइए वायर पतला तो यहाँ वेव का स्पीड ज्यादा होगा, और यहाँ पर वेव का स्पीड क्या होगा? कम होगा। और जब यहाँ पर वेव का स्पीड ज्यादा होगा तो ये कंपैरेटिवली ये मीडियम रेयर होगा, और ये कैसा होगा? डेंस। अरे पढ़ा तुम लोगों ने पढ़ा, पूरी ऑप्टिक्स पढ़ ली रहे यार, ऐसे मत करो यार। ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। एनर्जी रेयर मीडियम से डेंस मीडियम एक्ट कर रही है, तो एनर्जी का कुछ पार्ट यहाँ पर लौट के आएगा, कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाएगा। कितना बार ट्रांसमिट होगा ये तो डिपेंड करता है कौन कितना रेयर मीडियम है, कौन कितना डेंसर मीडियम है। लेकिन हाँ ये पता है कि मीडियम रेयर और डेंस है, तो एनर्जी कुछ पार्ट लौटेगा, कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाएगा। होगा ना यार? तो कुछ एनर्जी का पार्ट लौट रहा है, कुछ ट्रांसमिट। जो ट्रांसमिटेड वेव पल्स है वो तो उसी फेज में आगे बढ़ता है जिस फेज में मोमेंटम है। ये क्रस्ट था तो ये क्रस्ट के फॉर्म में आगे बढ़ता है, लेकिन जो लौट के आता है वो अपोजिट फेज में लौट के आता है। क्यों? बोले सर ये डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन। अरे किससे रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ? और डेंसर मीडियम कैसा बिहेव करता है? हल्का सा पार्शियली रिजिड जैसा बिहेव करता है, और जब भी वेव का रिफ्लेक्शन रिजिड जैसा है तो फेज अपोजिट हो। हाँ? अच्छा ये क्या हो गया? अच्छा केबीसी सर वैसे नहीं बोलते, मान लो दिल से पढ़ाता पर आदमी है, दिल से पढ़ाता आदमी, सैल्यूट है। मतलब दिल से पढ़ाता आदमी, मतलब जो भी पढ़ाता खैर बहुत अच्छा है। हम तो पर कुछ भी अब सुनो, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम पार्शियली हैवी जैसा बिहेव करता है, रिजिड जैसा बिहेव करता है, तो एनर्जी यहाँ भी लौट के वापस आती है। पर और लौट के जब आती है किस फेज में आती है? अपोजिट फेज में आती है। ध्यान रखेंगे डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन अगर है तो ये पार्शियली रिजिड जैसा बिहेव करता है, और रिजिड होने की वजह से यहाँ पर वेव का रिफ्लेक्शन अपोजिट फेज में। समझ में आ गया? कुछ एनर्जी लौटेगा, कुछ एनर्जी ट्रांसमिट। यहाँ देखो केस मैंने उल्टा कर दिया, ये मोटी स्ट्रिंग है, पतली स्ट्रिंग से कनेक्टेड। ये पहला मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है। बताओ ये मीडियम कैसा और ये मीडियम कैसा है? तो यहां भी कुछ एनर्जी का पार्ट लौटेगा, कुछ पार्ट ट्रांसमिट होगा, पर जो लौटेगा वो किस फेज में आएगा? सेम फेज में। क्यों? क्योंकि रेयर मीडियम से रिफ्लेक्शन है, और रेयर मीडियम पार्शियली फ्री एंड जैसा बिहेव करता है। बोलो भाई। हैवी मीडियम यहाँ पर डेंसर मीडियम कैसा बिहेव करता है? पार्शियली रिजिड जैसा बिहेव करता है, और रेयर मीडियम कैसा बिहेव करता है? पार्शियली फ्री एंड जैसा बिहेव करता है। इसलिए वेव का रिफ्लेक्शन सेम फेज में होता है, यहाँ पर वेव का रिफ्लेक्शन अपोजिट फेज में होता है। हम ध्यान रखेंगे जो ट्रांसमिट वेव पल्स है वो कभी इन्वर्ट नहीं होता, जिस फेज में मोमेंटम आ रहा है उसी फेज में आगे बढ़ता है। जो लौट के आता है ये चेंज होता है, यहाँ पर अपोजिट फेज है, यहाँ पर सेम फेज में होता है। बस ध्यान रखेंगे फ्री एंड है, फ्री एंड से रिफ्लेक्शन जैसा बिहेव करता है। तो यहाँ तो कंप्लीट रिफ्लेक्शन था, पर यहाँ क्या हो रहा है? पार्शियल रिफ्लेक्शन, पार्शियल ट्रांसमिशन हो रहा है। ये भी नोट करेंगे, जल्दी नोट करो, 10 मिनट में एक केस और समझाना आपको, और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या कह रहा है? मेरी वाई मेरी लास्ट क्लास क्यों है? मेरा थोड़ी हुआ अभी यार, अभी तो चलेगा सिलेबस भाई।
कब तक चलेगा? हाँ हाँ, कब? तो उससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ओहो, बहुत प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? डिमांड तो तुम बड़ी बड़ी कर लेते हो, उनसे पढ़ना उनसे नहीं पढ़ना। तो टीचर फ्री होगा तभी तो आएगा बेचारा वहां से। अरे बोला यार, ऐसे तो कर रहा है। जो टीचर तुमने डिमांड करी वही टीचर आएंगे, तो फिर उनको तो आने में टाइम लगेगा। अरे नहीं, ऐसे तो आ ही रहे 2-1 दिन में, बस और क्या है। वहां से फ्री होने के बाद ही तो आएगा आदमी यार। और तो बहुत टाइम है, तो 17 जुलाई अभी तो घबराता क्यों है? रेजिडेंट, अच्छा टाइम नहीं है। क्या हुआ? हाँ जी, बात सुनना। ये तो हमने कौन से व्यू को पढ़ा? रिफ्लेक्शन, ट्रांसवर्स व्यू का रिफ्लेक्शन है ना। ये तो होगा कंप्लीटली रिफ्लेक्शन, और ये हो गया पार्शियली रिफ्लेक्शन, पार्शियली ट्रांसमिशन। अब एक आर्टिकल यहां पर और आता है, वो है ना रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडल वेव। बेटा जैसे ट्रांसवर्स का रिफ्लेक्शन होता है वैसे लॉन्गिट्यूडल होता है, और ये दुनिया जानती है। एग्जाम में भी यही पूछते जनरली, लेकिन कभी कभी अगर ये पूछ लेते तो डिफरेंट रिफ्लेक्शन है। और ये आईआईटी एडवांस में एक बार क्वेश्चन पूछा ऑब्जेक्टिव, और इसीलिए हम ध्यान रखेंगे। और आपकी है ना एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, इसलिए आपको समझना है कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, और ये रिफ्लेक्शन उस रिफ्लेक्शन से डिफरेंट होता है। कौन सी योग की बात कर रहे हैं बेटा? लॉन्ग योग किस फॉर्म में चलती है? कंप्रेशन डायरेक्शन, कंप्रेशन डायरेक्शन, जानते हैं वैसा? किसे बोलते हैं कंप्रेशन? हाई प्रेशर हाई डेंसिटी रीजन को कंप्रेशन कहते हैं, और लो प्रेशर लो डेंसिटी रीजन को रेफ्रिजरेशन। यस और नो? ठीक है सर। तो मेरा ये कहना है कि जब भी वेव का रिफ्लेक्शन यहाँ पर रेजिडेंस होता है, तो कंप्रेशन अगर जाता है तो कंप्रेशन लौट के आता है, और रेफ्लेक्शन जाता है तो रेफ्लेक्शन लौट के आता है। मतलब वेव का रिफ्लेक्शन किस फेज में होता है? सेम फेज में रिफ्लेक्शन होता है। वहां पर क्या हो रहा था? अपोजिट फेज में रिफ्लेक्शन हो रहा था, और यहां पर क्या हो रहा है? सेम फेज में रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये डिफरेंस है दोनों। अब ऐसा क्यों हो रहा है? बोले ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूं क्यों हो रहा है? बोला ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहां एक्शन का रिएक्शन, जब भी वेव का रिफ्लेक्शन रेजिडेंस होता है तो एक्शन का रिएक्शन होता है। और इसीलिए बोलते हैं जितना ज्यादा एक्शन होता है उतना ज्यादा रिएक्शन होता है, जितना कम एक्शन होता है उतना कम रिएक्शन होता है। अरे रेजिडेंट पर जब हाई प्रेशर पर जाएगा तो हाई प्रेशर पर लौट के आएगा। अरे हाई प्रेशर इंसिडेंट होगा तो हाई लौट के आएगा, लो जाएगा तो लो लौट के आएगा। अरे जितना ज्यादा एक्शन होगा उतना ज्यादा रिएक्शन होगा, और जितना कम एक्शन होगा उतना कम रिएक्शन होगा। सेम फेज में लौट के। वही रीजन यहां पर भी था, पर इस रीजन से यहां क्या हो रहा था बता? क्रेस्ट जा रहा था तो क्या लौट के आता? ट्रफ लौट के आता। और ट्रफ जाता तो क्या लौट के आता? क्रेस्ट। ये डिफरेंस है दोनों, क्योंकि ये कौन सी वेव है? ट्रांसवर्स, और ये कौन सी वेव? प्रेशर वेव। वेव का रिफ्लेक्शन केस सेम है, रीजन सेम है। यहां पर कंप्रेशन जाता है तो कंप्रेशन लौटेगा, रेफ्लेक्शन जाता है तो रेफ्लेक्शन लौट के आएगा, क्योंकि एक्शन का क्या होता है? रिएक्शन होता है। जितना ज्यादा एक्शन उतना ज्यादा रिएक्शन, जितना कम एक्शन उतना कम रिएक्शन होता है। और अगर यहां पर ऐसा है तो यहां पर क्या होगा? अपोजिट फेज पर रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ फ्री एंड पर अगर एक्शन जाएगा, मतलब ये कंप्रेशन जाएगा तो क्या बनेगा? रेफ्लेक्शन लौट के आएगा, रेफ्लेक्शन जाएगा तो कंप्रेशन लौट के आएगा। वेव का रिफ्लेक्शन अपोजिट फेज में होता है। मतलब जो यहाँ रेजिडेंट पर होता है वो यहाँ, जो यहाँ फ्री एंड पर होता है यहाँ उल्टा केस होता है। और इसलिए एग्जाम में पूछते हैं आपसे। एक बात और ध्यान रखना पिक्चर दिमाग में, कि जब भी वेव का रिफ्लेक्शन होगा डायरेक्शन हमेशा रिवर्स होगा। प्रॉब्लम है साली किसकी? फेज की। यहां भी डायरेक्शन रिवर्स है, 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 और यहां भी रिवर्स है। प्रॉब्लम किसकी? यहां रिवर्स होता है फेज, यहां नहीं होता है। यहां होता है, यहां नहीं होता है। यहां। अब ऐसा रिफ्लेक्शन कहां मिलता है पता है हमको?
कहाँ मिलता है? बोले ऐसे म्यूजिकल साउंड सोर्स जहां पर एयर मीडियम होता है वहां पर इस तरह का वेव का फ्लूट। नाम सुना आपने? फ्लूट, बांसुरी की बात करें, एक ऑर्गन टाइप का नेम सुना हो आपने? वहां पर वेव का रिफ्लेक्शन इस कॉन्सेप्ट से होता है। हमारी फ्लूट साउंड जनरेट करती है इस कॉन्सेप्ट से करती है। आप देख रहे हैं, आपने फ्लूट देखी है? फ्लूट में ऑर्गन पाइप होता है, ऑर्गन पाइप भी होता है। फ्लूट के दोनों एंड ओपन होते हैं। एक एंड से हम फूंक मारते हैं तो पाइप के अंदर वेव जाती है। ये कौन सी वेव जाती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव जाती है। और दूसरा एंड ओपन है, वहां से वेव का रिफ्लेक्शन होता है और दूसरा वेव उधर से लौट के आता है। उसी पाइप के अंदर जाने वाला जाता है, आने वाला उधर से वेव आता है। दोनों वेव मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन उस पाइप के अंदर सुपर इंपोज होती हैं, बनती स्टेशनरी वेव, नोड एंड बनते हैं, प्रेशर डेंसिटी चेंज होता है, साउंड जनरेट होता है और हम उसको सुनते हैं। तो उस ऑर्गन पाइप में वेव का रिफ्लेक्शन इस कॉन्सेप्ट से होता है। समझाऊं कैसे होता है? समझाता हूं, देखो कॉन्सेप्ट क्या है इसका, सुनना ऑर्गन पाइप कैसे रिफ्लेक्शन कर रहा है। लेकिन हमारी बात समझना ध्यान से। मैं एग्जांपल ले रहा हूं सीओपी का। कौन सा एग्जांपल है? सीओपी। सीओपी का मतलब क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। बोलो, ये ऑर्गन पाइप का क्लोज्ड एंड होता है और ये ऑर्गन पाइप का ओपन एंड होता है। यहां दोनों एंड से वेव का रिफ्लेक्शन होता है। ऑर्गन पाइप का जो क्लोज से वेव का रिफ्लेक्शन होता है, पर ये रिफ्लेक्शन कैसा होता है? रेजिडेंट जैसा रिफ्लेक्शन। बच्चों, ऑर्गन पाइप का जो क्लोज्ड एंड है वो कैसा व्यू करता है? रेजिडेंट जैसा व्यू करता है। ये ऐसा एंड जो व्यू के प्रेशर से कभी हिलता डुलता कैसा व्यू करता है। ऐसे व्यू का रिफ्लेक्शन अगर देखें तो ओपन एंड से भी होता है, पर ये ओपन एंड फ्री एंड जैसा व्यू करता है। ये ऐसा एंड जो व्यू के प्रेशर से हिलडुल सकता है, तो ओपन एंड से रिफ्लेक्शन फ्री एंड जैसा व्यू करता है। ध्यान रखेंगे, ऑर्गन पाइप के दो एंड है, क्लोज्ड एंड ओपन, दोनों से रिफ्लेक्शन यहां कैसा? रिजिड जैसा, और यहाँ रिफ्लेक्शन कैसा? फ्री एंड। देखो बताता हूँ यहाँ फ्री एंड जैसा कैसा। बच्चों यहां पर अगर देखें तो इसके ऊपर कौन सा मीडियम है? एयर मीडियम। एयर मीडियम, ओपन एयर मीडियम जिसका वॉल्यूम इनफाइनाइट है। और ये अंदर कौन सा मीडियम? ये भी एयर मीडियम है, पर ये बाउंडेड एयर मीडियम। ये भी एयर है, ये भी एयर है, पर ये ओपन एयर मीडियम है, ये बाउंडेड एयर मीडियम। ये ओपन एयर मीडियम, इसका वॉल्यूम कितना? इनफाइनाइट है। इसका वॉल्यूम कितना? लिमिटेड है। तो दोनों को सेपरेट करने वाला जो लेयर है, लेयर यहां से व्यू का रिफ्लेक्शन, पर ये रिफ्लेक्शन यहाँ पर पार्शियली रिफ्लेक्शन, पार्शियल ट्रांसमिशन जैसा होता है। ये भी रस्सी है, स्ट्रिंग, ये भी स्ट्रिंग है, पर ये पतली स्ट्रिंग है, ये मोटी स्ट्रिंग है। तो कुछ एनर्जी लौट के आती है, कुछ एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। ये भी एयर है, ये भी एयर है, पर ये कौन सी एयर है? ओपन एयर। ये कौन सी? बाउंडेड एयर। दोनों को सेपरेट करने वाला जो लेयर यहां से व्यू का रिफ्लेक्शन, पार्शियली रिफ्लेक्शन, पार्शियल ट्रांसमिशन जैसा फिनोमेना होता है। पर ये ऐसा रिफ्लेक्शन है जो वेव के फ्री एंड है, मतलब ये वेव के हिलडुल सकता है, इसको बोलते हैं फ्री एंड जैसा रिफ्लेक्शन। तो ये फ्री एंड जैसा व्यू करता है और ये कैसा है? रिफ्लेक्शन जैसा व्यू करता है। अब देखो रिफ्लेक्शन कैसे होता है। मान लीजिए इसके रेजिडेंट पर वेव जा रही है अंदर, बताओ इस पाइप के अंदर वेव कौन सी होती है? लॉन्गी। किस फॉर्म में चलती है? मान लो किसी इंस्टेंट पर यहां पर कंप्रेशन इंसिडेंट हुआ रेजिडेंट पर, तो बताओ क्या लौट के आया? क्यों? एक्शन का रिएक्शन होगा, हाई प्रेशर जाएगा तो हाई प्रेशर लौटेगा, लो प्रेशर जाएगा तो लो प्रेशर लौट के आएगा, सेम फेज में वेव का रिफ्लेक्शन होगा। यस और नो? होगा। ये तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं यहां समझते हैं। सपोज मान लीजिए यहां पर गया रिफ्लेक्शन, क्या गया? तो क्या लौट के आएगा? ये तो आएगा, ये तो सब जानते हैं, आएगा, लिखा हुआ में आएगा। क्यों आएगा ये समझते हैं। क्या गया यहाँ पर? रिफ्लेक्शन। इसका मतलब लो प्रेशर लो डेंसिटी हो गया। अरे यहाँ रिफ्लेक्शन, यहाँ प्रेशर क्या हो गया? कम। बताओ इसके ऊपर कौन सा मीडियम है? एयर। इसका भी अपना कोई प्रेशर है। वो कितना प्रेशर है? पी नॉट। एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है 180 प्रेशर। अरे यहाँ मीडियम का प्रेशर कितना होता है? पी नॉट, 180 प्रेशर, और यहाँ प्रेशर कम हो गया। जिस इंस्टेंट पर यहाँ रिफ्लेक्शन किया, यहाँ प्रेशर कम और यहाँ प्रेशर ज्यादा। कुछ फील आया? यहाँ प्रेशर 180 में, यहाँ के ऊपर में यहाँ क्या है? रिफ्लेक्शन, यहाँ प्रेशर क्या हो गया? कम। तो जैसे आर यहाँ पर पहुंचेगा तो यहाँ प्रेशर डिफरेंशिएट हो जाएगा। अब बताओ यहाँ प्रेशर और यहाँ प्रेशर, और हमें पता है कि जब प्रेशर डिफरेंस होता है तो प्रेशर हाई प्रेशर से लो प्रेशर पार्टिकल ब्लो करते हैं। यहाँ प्रेशर, यहाँ प्रेशर, तो पार्टिकल हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर मोशन करते तो बताओ नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो गए? बढ़ गए। और जब नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए तो बताओ कंप्रेशन क्या क्या बन गया? डेंसिटी बढ़ गई, प्रेशर बढ़ गया, बताओ क्या बन के आएगा? कंप्रेशन। ये ऐसा रिफ्लेक्शन जो हमारी आंखों से दिखता नहीं है, पर ऐसा रिफ्लेक्शन होता है फ्लूइड के अंदर, ऑर्गन पाइप के अंदर, और उधर से वो लौट के आती है और सुपरपोजिशन होता है और साउंड जनरेट करता है पाइप।
ये आपके एनसीईआरटी में जाके कभी फुर्सत मिले तो देखना, ब्लू कलर का बॉक्स बना के समझा रखा है उसने कि यहाँ पर ऑर्गन पाइप में ऑपरेंट से वेपर ऐसे होता है। ये समझ आपको नहीं आया? क्या गया यहाँ? आर क्या गया? आर मीन्स प्रेशर, ऊपर प्रेशर, तो हाई पे से लो पार्टिकल पहुंचेंगे 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 पहुंचेंगे, डेंसिटी क्या बन के आएगा? कंप्रेशन। सपोज गया सी, पार्टिकल पास पास, डेंसिटी ज्यादा, प्रेशर कम, यहां प्रेशर, पार्टिकल फैलेंगे। सी गया तो क्या बनेगा? आर, आर गया तो क्या बनेगा? सी। अपोजिट फेज में लौट के हुआ। और ये पूछा है टेट मास में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था सुनो। एक ऑर्गन पाइप के, एक ऑर्गन पाइप दिया उसने, ऑर्गन पाइप नाम दिया और उसने बोला फिर ऑप्शन दिए 4। ऑर्गन पाइप के क्लोज्ड एंड पर हाई प्रेशर पल्स जाती हैं तो क्या बन के आएगी? हाई प्रेशर पल्स का समझे आप? कंप्रेशन। तो बताओ यहां पर क्या गया? कंप्रेशन गया तो क्या बन के आता है? कंप्रेशन। लो प्रेशर पल्स जाएगी तो यहां हाई जाएगी तो, और लो जाएगी तो हाई बन के आएगी। ये रिफ्लेक्शन ऐसा है जो उस रिफ्लेक्शन तो जस्ट डिफरेंट है, अपोजिट है। इसके एग्जाम में पूछ लेता है। हमारी फ्लूइड, हमारा ऑर्गन पाइप इस कॉन्सेप्ट पे काम करता है। कुछ समझ में आ रहा है कि मैं ज्यादा समझा रहा हूं? और अब भैया नहीं तो रिजल्ट ध्यान रख लेना कि ये एक्शन का रिएक्शन हुआ है तो हाई प्रेशर जाएगा तो हाई प्रेशर लौटेगा, लो प्रेशर जाएगा तो लो प्रेशर लौटेगा। और अगर यहाँ ऐसा है तो यहाँ अपोजिट फेज में होगा, लेकिन ये रिफ्लेक्शन ऐसे होगा। कई बच्चों को तो फील ही नहीं आता, साला ओपन एंड बाहर निकल जानी चाहिए, लौट के जैसे आएगी, ये ऐसे आएगी लौट के। पूछते बच्चे तो समझा रहा हूं मैं आपको, लौट के ऐसे आती है, ऐसा रिफ्लेक्शन होगा जो हमारी आंखों से दिखता है। आप सोचो फ्लूइड में फूंक मार रहे हैं तो बाहर निकल जानी साली आई क्यों वापस? तो ओपन एंड से जब लौट के आती तो अपोजिट फेज में ऐसा रिफ्लेक्शन होता है। अबे तभी तो फ्लूइड साउंड प्रोड्यूस करती है। तो लिखिए आप, तभी जाऊंगा मैं। क्या? अरे सब सिखाऊंगा मैं, गिटार बजाना, फ्लूट बजाना, सब कैसे। रुको तो सही तुम। आज पता है पानी पिया 2 गिलास। नोट कर फटाफट, तो बैठा फिर बेल लगी ना। दोनों पीऊंगा, पूरा वसूल करते हैं पानी बात कर रहा है। पंकज कुमार कौन है भाई? कौन है पंकज? पंकज कुमार रोल नंबर क्या है? फॉर्म नंबर है 21033036। आप हैं? खड़ो। कौन है? अबे ये है, मिलना होगा उनको। अपॉइंटमेंट मांग रहा थे, अपॉइंटमेंट मांग रहे थे। तो बात समझ में आई, जब भी वेव का रिफ्लेक्शन होगा हमेशा डायरेक्शन रिवर्स होगा। प्रॉब्लम किसकी? फेज की। फेज कहीं चेंज होता है और कहीं नहीं होता। हमारे सिलेबस में हम जनरली बात करते हैं तो ट्रांसड्यूसर का रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, तो ट्रांसड्यूसर में वहां ध्यान रखना, एक्शन का रिएक्शन होने से फेज अपोजिट होती है। बोलो रेजिडेंट पर और फ्री एंड पर सेम फेज में लौट के आती है। लेकिन अगर हम लॉन्गी की बात करते हैं, यहाँ जस्ट केस रिवर्स हो जाता है। बोलो हाँ बेटा, टेंशन डांसर तो स्पीड तो कम होगी ना यहाँ। सेम कैसे होगा? स्पीड कम है तभी तो डांसर है। अबे डांसर किसको बोलते हैं आप लोग? वो मीडियम जहां पर वेव का स्पीड कम होता है वो डांसर, और स्पीड ज्यादा होता है वो रेयरर। चले, चलिए ओके।